टेक्नोराइज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग जो है हमारा आई आर पी डब्ल्यू एम 2024 इसको फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हमारे पास जो है मैनुअल थी IRPWM 2020। हमने पूरी मैनुअल उस टाइम भी उसको पढ़ा था। देन यू सॉ कि डिफरेंट करेक्शन स्लिप्स में जगह जगह पे चेंजेस हुए थे। चैप्टर नंबर 3 के अंदर मेजर चेंजेस हुए थे। फिर एक न्यू चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया था, चैप्टर नंबर 15। एंड इसी प्रकार से छोटे मोटे करेक्शन स्लिप्स और भी आते गए। सो दैट इज वाई वी फेल्ट द नीड कि नहीं, इस जो मैनुअल को वापस से लेना जरूरी है। तो आज हम लोग जो है इसको फिर से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज नथिंग बट ड्यूटीज ऑफ परमानेंट वे ऑफिशियल्स। ड्यूटीज ऑफ परमानेंट वे ऑफिशियल्स। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखेंगे अगर, तो सबसे पहला जो ड्यूटी की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले ड्यूटी आती है हमारे ड्यूटीज ऑफ असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर। ड्यूटीज ऑफ असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर, जिन्हें हम कहते हैं ADN। देन इनके बाद में आएंगे आपके ड्यूटीज ऑफ इंचार्ज PWI, यानी कि SSC पीवे इंचार्ज, ओवरऑल इंचार्ज। फिर उन्हीं के साथ में होगा ड्यूटीज ऑफ SSC और JEE पीवे सेक्शनल। फिर बाद में अदर देन इंचार्ज या सेक्शनल जो होंगे PWI उनका होगा। फिर उसके बाद में कुछ ड्यूटीज जो गैंगमेट की होगी। फिर बाद में ड्यूटीज ऑफ कीमैन होगी। ड्यूटीज ऑफ ट्रैक मेंटेनर। इस प्रकार के से इस चैप्टर के अंदर सारी की सारी चीजें हमें देखने को मिलने वाली है। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट ए, ड्यूटीज ऑफ असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर ADN, आमतौर पर जिन्हें AN भी हम कहते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर। लेकिन करेक्ट नेम जो है उसका है ड्यूटीज ऑफ असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर। ठीक है, सबसे पहले जनरल टर्मिनोलॉजी पे हम बात करेंगे। द ADN in charge of a subdivision is generally responsible for the inspection, maintenance, and safety of all way and works, including bridges in the subdivision, for the accuracy, quality, and progress of new works, and control over all expenditure in relation to budget allotment. यानी कि हमारा जो डिवीजन होता है, डिवीजन में जो है लाइक एक सीनियर DN हुआ करते हैं। देखिए, ओवरऑल एक डिवीजन होता है, फिर उसके बाद में उस डिवीजन को जो है काफी सब डिविजन्स के अंदर बांटा जाता है। ठीक है, तो वो उनको करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं DN या सीनियर DN। ठीक है, अब वो जो सीनियर DN होंगे उनके अंडर में वेरियस एएन होंगे। इट डिपेंड्स करता है जुरिसडिक्शन कैसा है, कहीं पर 2, कहीं पर 3, कहीं पर 4, या इस प्रकार से ADN के नंबर्स वेरी करते हैं। ठीक है, जुरिसडिक्शन कैसा है, नेटवर्क कैसा है, उसके आधार पर। तो अब जो सीनियर DN के अंडर में जो एक ADN है उनका एक सब डिवीजन होता है, तो ही इज द इंचार्ज। ADN इज द इंचार्ज ऑफ अ सब डिवीजन। और उनकी जिम्मेदारियां क्या होती है? इज जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंस्पेक्शन, maintenance and safety of all way and works including bridges in the subdivision। यानी AEN की जो जिम्मेदारी होगी, उनकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ जो है ट्रैक की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये ओवरऑल जितना भी पीवे से रिलेटेड वर्क है, जितना भी वर्क से रिलेटेड है, और जितनी भी ब्रिजेस उनके सब डिवीजन में होती है, उन सभी का इंस्पेक्शन, उनका मेंटेनेंस और उनकी सेफ्टी, ये जिम्मेदारी हुआ करती है असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर। ठीक है, for the accuracy, quality and progress of new works, and control over all expenditure in relation to budget allotment। ठीक है, काम एक्यूरेट होना चाहिए, क्वालिटी वर्क होना चाहिए, एंड प्रोग्रेस अच्छी होनी चाहिए, और साथ ही साथ में सारे के सारे काम करते करते जो भी अलॉटेड बजट है फॉर द गिवन वर्क, उसके अंदर अंदर वो चीजें होनी चाहिए। दैट इज कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं ADN की है। ठीक है, अब आप डिफरेंट डिफरेंट मैनुअल्स में जाएंगे, तो लाइक आप वर्क्स में जाएंगे तो वर्क से रिलेटेड कुछ जो जिम्मेदारियां होंगी उसको एम्फोसाइज करके बताएंगे। ट्रैक मशीन में जाएंगे तो ओपन लाइन के जो ADN होते हैं उनकी क्या जिम्मेदारी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रैक मशीन मैनुअल, वो सब भी बताई जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल लेकिन यहाँ पर है कि जो भी है, सेफ्टी ऑफ ऑल वे एंड वर्क्स इंक्लूडिंग ब्रिजेस इन द सब डिविजन, ये जो है जिम्मेदारी ADN की हुआ करती है। नाउ कमिंग टू पैरा 102, नॉलेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो हमारे ADN हुआ करेंगे उनको जो है
रूल्स एंड रेगुलेशन की नॉलेज हुआ करनी चाहिए। एडीएन शुड हैव नॉलेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एज लेड डाउन इन इंडियन रेलवेज एक्ट, इंडियन रेलवेज ओपन लाइन जनरल रूल्स एंड सब्सिडरी रूल्स, आमतौर पर हम लोग कहेंगे इंडियन रेलवे ओपन जीएनएसआर रूल्स, इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट इज इंडियन रेलवे शेड्यूलर डायमेंशन 1676 ब्रॉड गेज, जिसे हम आमतौर पर आईआरएसओडी, आईआरएसओडी की जानकारी होनी चाहिए जो भी लेटेस्ट होंगे। इंडियन रेलवे परमानेंट वे मैनुअल आईआरपीडब्ल्यू, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड ट्रैक मैनुअल वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड ट्रैक मैनुअल है, इसकी 2 वॉल्यूम्स हैं, उसकी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज मैनुअल फॉर फ्लैश बट वेल्डिंग ऑफ रेल्स, मैनुअल फॉर फ्यूजन वेल्डिंग ऑफ रेल्स बाय द एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस, यानी फ्लैश बट वेल्डिंग मैनुअल और एटी वेल्डिंग मैनुअल सिंपल भाषा में। मैनुअल फॉर ग्लूड इंसुलेटेड रेल जॉइंट्स, ट्रैक सर्किटेड एरिया है तो ग्लूड इंसुलेटेड जॉइंट्स यानी कि ग्लूड जॉइंट मैनुअल की जानकारी हो। इसी तरह से मैनुअल फॉर रिकंडीशनिंग ऑफ मीडियम मैंगनीज स्टील पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स, स्विच एक्सपेंशन जॉइंट्स एंड कास्ट मैंगनीज स्टील क्रॉसिंग्स, यानी कि रिकंडीशनिंग ऑफ मीडियम मैंगनीज स्टील पॉइंट एंड क्रॉसिंग, उनका रिकंडीशनिंग, एसईजी का रिकंडीशनिंग एंड सीएमएस क्रॉसिंग का रिकंडीशनिंग के बारे में जो मैनुअल है उसकी जानकारी हो। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो मैनुअल फॉर अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग ऑफ रेल्स एंड वेल्ड्स, क्या है मैनुअल फॉर अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग ऑफ रेल्स एंड वेल्ड्स, यानी यूएसएफडी मैनुअल आमतौर पर जिससे कहते हैं। नेक्स्ट इंडियन रेलवे ट्रैक मशीन मैनुअल आईआरटीएमएम, इंडियन रेलवे स्मॉल ट्रैक मशीन मैनुअल, जो कि आपकी हैंडलिंग हुआ करती है, ट्रैक में हैंडलिंग करने के लिए बहुत सारे असिस्टिंग मशीन्स हुआ करती हैं, स्मॉल ट्रैक मशीन मैनुअल, उसकी जानकारी हो। देन कम्स इंडियन रेलवेज ब्रिज मैनुअल, इंडियन रेलवेज वर्क्स मैनुअल, इंडियन रेलवेज कोड फॉर द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, अदर डिपार्टमेंटल कोड्स एंड मैनुअल्स, और साथ ही साथ में ये क्या कहा गया, लेटेस्ट करेक्शन स्लिप्स, इंस्ट्रक्शन and circulars issued from time to time relating to aforesaid, ठीक है, ये सारी की सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। और आगे क्या कहा, ADN shall have up-to-date copies of these codes and manuals with all correction slips, etc. He should be well versed with the various modules of the track management systems. He shall ensure that all the staff under him are acquainted with the relevant rules and working methods connected with their duties. मतलब क्या है, एईएन के पास ही जितनी भी एनलिस्टेड जो है 16 मैनुअल्स एंड एक्ट्स वगैरह ये सारे हैं, फिर उसके बाद में उनका लेटेस्ट करेक्शन स्लिप और सर्कुलर इंस्ट्रक्शंस उसकी जानकारी होनी चाहिए, और इन सारी की सारी चीजों की लेटेस्ट कॉपी हो, और जो ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम हमारा जो टीएमएस है उससे भली भांति परिचित हो कि किसके कौन कौन से मॉड्यूल में क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या एस्पेक्ट्स है, इंस्पेक्शन के असेट्स क्या क्या हैं और किस तरीके से चीजें हुआ करती उसके बारे में होना चाहिए जानकारी। और साथ ही साथ में ही हैज टू एंश्योर दैट उनके अंडर में जो भी स्टाफ है they are also acquainted with the relevant rules and working methods connected with their duties. These are the duties of, these are the what we say कि EN is expected to have knowledge of rules and regulation related to these things. Now coming to duties of AN, ठीक है, duties of AN, तो यहाँ पर थोड़ा सा पैराग्राफ फॉर्म में कुछ यहाँ पे चीजें दी गई है जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, बट एक हमारा व्हाट वी से एक टेबल 1A करके है ना, आई एम जस्ट शोइंग यू कि कितने सारे टोटल, देखिए दीज आर द 20 पॉइंट्स आर देयर। फिर उसके बाद में आपका जो है ना, हम टेबल 1A में हम लोग जाएंगे, ठीक है। टेबल 1A एक समराइज्ड वे है जिसके अंदर बहुत सारी ड्यूटीज एएन की मिलती है, बट हम टेबल 1A को बाद में देखेंगे। तो पैरा 103, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ फ्रेंड, ड्यूटीज ऑफ एएन का ये पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। व्हाट इज इट, इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक इन अ सैटिस्फैक्टरी एंड सेफ कंडीशन, ना। इनकी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ये है कि ट्रैक का जो है इंस्पेक्शन और उसका रखरखाव सेफ और सेटिस्फैक्टरी कंडीशन में हो। He shall conduct inspections as per the schedules laid down in table 1A by the administration from time to time. समय समय पर जो है अलग अलग असेट्स के क्या स्केड्यूल दिए गए हैं उस स्केड्यूल के हिसाब से इंस्पेक्शन करना जरूरी है। अब मैं जैसे मैंने आपको कहा ये टेबल 1A मैं आपको जरा सा दिखा देता हूँ,
फिर हम लोग फिर यहाँ पर बैक आ जाएंगे, इसको हम बाद में डिटेल में ले लेंगे। सी दिस इज द टेबल 1A ना, जिसके अंदर एक एक एसेट को यहाँ पर ओपन करके दिखाया गया है कि क्या क्या चीजें इसके अंदर है एंड ना व्हाट आर द थिंग्स आर एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो वी विल सी इट लेटर ऑन। पहले हम लोग जो है बाकी जो हमारा जो टेक्स्ट है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, ही शैल एंटर, अभी देखो इंस्पेक्शन का स्केड्यूल टेबल 1A के हिसाब से करेंगे। आगे क्या कहा, ही शैल एंटर द इंस्पेक्शन डिटेल्स इन ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम and shall ensure compliance of the instructions within a reasonable period। ठीक है, जो भी इंस्पेक्शन करेंगे उसका जो डेटा होगा, इंस्पेक्शन नोट्स होंगे, टीएमएस में डालेंगे और उसमें जहां पर भी डेफिशिएंसी होगी उन्हें इंश्योर करना है कि उसका कंप्लायंस किया जाए ना। शैल इंश्योर कंप्लायंस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस विद इन अ रीजनेबल पीरियड। आगे कहा जा रहा है एएन शैल ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ डीएन सीनियर डीएन ना, एएन की जिम्मेदारी है कि क्या करेंगे, he or she will bring to the notice of the DN or senior DN any work pertaining to track which is considered beyond the capacity of ADN to deal with and any other item considered necessary for safe functioning of track। ठीक है, क्या कहा, एएन की जिम्मेदारी है कि अगर उनके स्कोप के बाहर उन्हें लग रहा है कि उनकी कैपेसिटी के बाहर अगर कोई चीज ट्रैक पे है which is related to the safety of the track or safe functioning of the train, तो एएन हैज टू एंश्योर कि ये जो है क्या करे, ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द डीएन सीनियर, अपने जो है सुपीरियर हैं यानी कि जो सीनियर डीएन या डीएन होंगे उनको रिपोर्ट करे कि इस तरीके से चीजें हैं। ठीक है, साथ ही साथ में ensure that the staff are fully conversant with their respective responsibilities with regard to laying and maintenance of track। ठीक है, जो एएन के अंडर में स्टाफ होंगे कौन होंगे, एसएससी जेई पीवे होंगे, उनके अंदर मेट होंगे, कीमैन होंगे, ट्रैक मेंटेनर्स होंगे, तो सभी के सभी जो है अंडर में ही आ जाएंगे एक तरीके से देखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, ensure that the staff are fully conversant with their respective responsibilities with regard to laying and maintenance of track। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, ensure that all remedial actions for LWR or CWR showing unsatisfactory behavior are taken in time। क्या कहा, LWR और CWR आप सभी लोग जानते हैं कि ये हमारा जो है ट्रैक का बहुत ही स्पेशल एसेट है, कि जॉइंटलेस ट्रैक का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो जहां पर इसके जो एडवांटेजेस बहुत हैं जॉइंटलेस ट्रैक के, तो इसको मेंटेन करने के लिए जो है बहुत सारे जो है पैरामीटर्स है, बहुत सारी चीजें हुआ करती है, उसको फॉलो करना है कि नहीं, लाइक स्टेप्स है, डूज एंड डोंट्स है, उसे इंश्योर करना है। ठीक है ना, अब इनके अंदर कहीं अनसेटिस्फैक्टरी बिहेवियर या अबनॉर्मल बिहेवियर अगर देखने को मिलता है तो उसका रेमेडियल मेजर टाइम टू टाइम लेना है। इफ नॉट टेकन तो चीजें बढ़ जाएंगी एंड इट मे रिजल्ट इन द फेलियर। सर्दियों के मौसम में इट कैन बी द रीजन फॉर रेल फ्रैक्चर्स एंड गर्मियों के मौसम में बकलिंग वगैरह का कारण बन सकता है। इसलिए जो भी एबनॉर्मल बिहेवियर, अनसेटिस्फैक्टरी बिहेवियर देखने को मिल रहा है हमारे एलडब्ल्यूआर या सीडब्ल्यूआर में, उसको टाइमली जो है रेमेडियल एक्शन जो होगा ले लेना चाहिए। नेक्स्ट क्या कहा, AN shall issue certificate once in a year before summer, that is in the month of February, that all the LWR or CWR in its jurisdiction are behaving satisfactorily and send it to DN or senior DN। As I said to you, ये LWR CWR जो है this is very important। ठीक है, कहीं पर भी अनसेटिस्फैक्टरी या एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं होना चाहिए। तो एएन की जिम्मेदारी है कि एएन के जुरिस्डिक्शन के अंदर जितने भी एलडब्ल्यूआर और सीडब्ल्यूआर है दैट दे आर बिहेविंग सेटिस्फैक्टरीली ना, एलडब्ल्यूआर सीडब्ल्यूआर उनके जुरिस्डिक्शन में जितने दे आर बिहेविंग सेटिस्फैक्टरीली, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इनकी जिम्मेदारी है। तो उन्हें बिफोर द ऑनसेट ऑफ समर, ऑनसेट ऑफ समर यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दे दिया है कि इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, मान के चलेंगे कि मार्च से जो है समर शुरू हो जाता है हमारे देश में, तो फरवरी के महीने में एएन को एक सर्टिफिकेट देना एवरी ईयर, वंस इन ईयर एएन हैज टू इश्यू सर्टिफिकेट वंस इन ईयर बिफोर समर ना। क्लियर कहा है कि मेरे सेक्शन के जितने भी एलडब्ल्यूआर है दे आर बिहेविंग सेटिस्फैक्टरीली
एंड सेंड इट टू डीएन और सीनियर डीएन। यानी कि इनको जो है साल भर इंश्योर करना है, जो भी डेफिशिएंसी होगी, जो भी एबनॉर्मलिटी होगी, इन सब को पूरा करना और एक सेफ्टी सर्टिफिकेट देना है कि भाई मेरे सेक्शन में जितना भी LWR CWR है वो सबके सब सेटिस्फैक्टरी है। इससे आपको ये पता चलता है कि ये जो जिम्मेदारी है LWR और CWR को मेंटेन करने की, सेटिस्फैक्टरी बिहेवियर की, ये जो है ADL लेवल पे जिम्मेदारी तय की गई है। फेलियर टू दिस, इफ समथिंग हैपेंस, सो ये कह सकते हैं कि AN विल आल्सो बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट फेलियर। ठीक है, इसीलिए ये जो सर्टिफिकेट है ADN से मांगा जा रहा है। ओके, आगे बात करेंगे हम लोग ट्रैक मशीन्स के बारे में। ये पहला पॉइंट हमारा जो था इंस्पेक्शन मेंटेनेंस और ट्रैक इन सेटिस्फैक्टरी सेफ कंडीशन था। दूसरा पॉइंट हमारा है ट्रैक मशीन से रिलेटेड क्या करना है AN ने। सीधे ट्रैक मशीन्स के बारे में कह रहे हैं, मॉनिटरिंग एंड ensuring quality and output of all the track machines working in the subdivision। इनकी जिम्मेदारी है कि जितनी भी ट्रैक मशीन्स उनके सब डिवीजन में काम कर रही है उसको मॉनिटर करना और ये इंश्योर करना कि वो क्वालिटी वर्क आउटपुट दे रही है। यानी कि के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, एंड एंश्योरिंग क्वालिटी एंड आउटपुट ऑफ ऑल द ट्रैक मशीन्स वर्किंग इन द सब डिविजन्स। यानी कि एएन हैज टू एंश्योर दैट, एएन को ये एंश्योर करना है कि भाई जो भी ट्रैक मशीन्स उनके सब डिवीजन में काम कर रही है, जो भी ट्रैक मशीन सब डिवीजन में काम कर रही है वो क्वालिटी वर्क दे, एंड एट द सेम टाइम जो इफेक्टिव आउटपुट है, स्टिपुलेटेड आउटपुट है पर इफेक्टिव आवर्स, वो प्रोग्रेस भी दे। यानी कि अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो प्रोग्रेस देना चाहिए जो भी ब्लॉक आवर्स है उसके हिसाब से, और जो काम होगा वो उत्तम दर्जे का होना चाहिए, ये यहाँ से एक्सपेक्टेड है। अब उसके लिए कुछ चीजें लगेगी। क्या लगेगी? एन हैज टू एंश्योर ऑल प्री रिक्विजिट्स, प्री ब्लॉक, ड्यूरिंग ब्लॉक एंड पोस्ट ब्लॉक एक्टिविटीज फॉर क्वालिटी आउटपुट। अभी क्वालिटी आउटपुट का लेना देना सीधे सीधे क्या है कि भाई मेरे सेक्शन में जो भी मशीन चल रही है, ठीक है, सपोज आई एम एन एएन, तो मेरे सेक्शन में जो भी मशीन चल रही है तो आपको ट्रैक मशीन मैनुअल में हर काम से, हर मशीन को चलाने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स दी गई है, कुछ प्री ब्लॉक एक्टिविटी बताई गई कि भाई ये इंश्योर करें, और ब्लॉक के दौरान कुछ कुछ चीजें करने के बारे में कहा है, एंड पोस्ट ब्लॉक एक्टिविटीज भी कुछ कही गई है। So it is the responsibility of AEN to ensure that all the prerequisites or pre-block, during block and post-block activities, ये जो भी है इसको ensure करना। इसी तरीके से अगर कहीं पर नाइट वर्किंग हो रही है तो has to ensure that sufficient lighting during night working and arrange fuel or oil well in advance। अगर नाइट वर्किंग हो रही है तो नाइट वर्किंग में सफिशिएंट लाइट को इंश्योर करना। अब आज के जमाने में जो है जनरेटर सेट चलाए जाते हैं, जनरेटर सेट, तो सफिशिएंट लाइटिंग के लिए जो है आपको फ्यूल और ऑयल वगैरह जो है लगता होगा, जनरेटर सेट वगैरह हो, जो कुछ भी हो, जहां पर भी वर्क साइट हो सफिशिएंट लाइट होनी चाहिए ताकि वर्किंग में कोई गड़बड़ ना हो, सेफ ऑपरेशन हो, मैन एंड मटेरियल का भी हो, ट्रैक का भी, है कि नहीं। इसके लिए इंश्योर करना सफिशिएंट लाइटिंग, ये इंश्योर करना है। इसी तरह से इन द इवेंचुअलिटी ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ अ मशीन, in the eventuality of a breakdown of a machine, AN shall take all possible actions to clear the block section expeditiously if the machine cannot be repaired during the line block। अब देखिए क्या होता है कि हमारी जो ट्रैक मशीन जो काम करती है, अल्टीमेटली इट इज अ मशीन। हो सकता है कि काम करते के दौरान मशीन में कोई फेलियर हो जाए, ब्रेकडाउन हो जाए, तो ये एएन की जिम्मेदारियों में से एक कहा गया है कि समझो अगर मशीन लाइन पर काम कर रही है और काम करने के दौरान मशीन के अंदर ब्रेकडाउन हो जाता है एंड ट्रैक मशीन स्टाफ अटेम्प्ट कर रहे हैं लेकिन वो जो है विद इन द ब्लॉक पीरियड वो नहीं उसको रिपेयर कर पा रहे हैं, तो इन द इवेंचुअलिटी ऑफ अ ब्रेकडाउन ऑफ अ मशीन एएन शैल टेक ऑल पॉसिबल एक्शंस टू क्लियर द ब्लॉक सेक्शन एक्सपीडिशियसली। अब यहाँ पर सबसे पहली जिम्मेदारी होगी कि भाई जो ब्लॉक सेक्शन में जो हमारी मशीन खराब हुई है उसको जल्द से जल्द जो है लाइन के बाहर निकाला जाए, यानी उसको क्लियर किया जाए। उसके बाद में मशीन का मेंटेनेंस वगैरह पार्ट जो है उसको देखना है। तो इसके लिए क्या करना है कि एएन को कोऑर्डिनेट करना है। बेसिकली क्या होता है, जब मशीन हमारी कोई काम करते करते बंद हो जाती है एंड अगर ट्रबल शूटिंग से जो होता है, बेसिक ट्रबल शूटिंग से अगर नहीं हो पा रहा है, तो इन दैट केस जो है असिस्टेंट लो को डिमांड करना पड़ेगा, और
वो कोऑर्डिनेट करके अदर डिपार्टमेंट लोको वगैरह अरेंज करना और सब कुछ कंट्रोल से बातचीत करके मशीन को जो है वो लोको अटैच करना, उसके बाद में उसको सेक्शन से बाहर निकालना होता है। ये प्रोसेस होता है। तो एएन की जिम्मेदारी है कि ब्लॉक सेक्शन एक्सपेडिशियसली क्लियर करें, क्योंकि वो रनिंग लाइन के ऊपर अगर कोई मशीन खराब हो गई है तो जब तक वो सेक्शन क्लियर नहीं करेगी तो रिपरकशन जो पंक्चुअलिटी ऑफ ट्रेन के ऊपर उसका एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए कहा है कि हैज टू एंश्योर दैट कि अगर ब्रेकडाउन अगर होता है कभी इस तरीके से तो सेक्शन को जल्द से जल्द क्लियर कर दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करेंगे। इंस्पेक्ट द ट्रैक मशीन, inspect the track machines as per the prescribed schedule and check the items or checklist laid down in Indian Railways track machine manual। इसी तरीके से जो ट्रैक मशीन जो काम कर रही है उसका भी इंस्पेक्शन करना, उसका इंस्पेक्शन शेड्यूल आपको IRTMM इंडियन रेलवे ट्रैक मशीन मैनुअल में दिया गया है, उसके हिसाब से उसका इंस्पेक्शन करना। और जो भी ट्रैक की वर्किंग क्वालिटी से रिलेटेड आइटम्स है ना, चेक द आइटम्स और चेकलिस्ट लेड डाउन इन द IRTMM, उसको जो है चेक करना है कि नहीं। ओके, गेटिंग द पॉइंट। तो ये एक जिम्मेदारी है ट्रैक मशीन पॉइंट ऑफ व्यू। फिर आगे बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स एंड एस्टिमेट्स फॉर वर्क्स and submission of detailed proposals with the specific to site for execution of works or parts of the works। क्या मतलब हुआ दोस्तों इसका? इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि जो भी एएन के सब जुरिस्डिक्शन में जो भी काम होना है, जो भी वर्क एग्जीक्यूट करना है, एएन को एक डिटेल्ड प्रपोजल जमा करना है। एएन हैज टू सबमिट अ डिटेल्ड प्रपोजल्स। अब सिर्फ प्रपोजल देने से काम नहीं चलेगा, वाई आर यू प्रपोजिंग उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। सबमिशन ऑफ डिटेल्ड प्रपोजल्स विद जस्टिफिकेशन टू डिविजन फॉर सैंक्शन ऑफ वर्क्स। AN shall also prepare special conditions, if any, specific to site for execution of works or parts of the work। ठीक है नहीं? और एएन को जो है ना ये भी देखना है कि अगर उस काम से कोई स्पेशल कंडीशंस वगैरह है कि नहीं, साइट ऑफ वर्क वगैरह, वो सारा का सारा जो है उसके अंदर मेंशन करना है। ये आमतौर पर कैसे होता है दोस्तों? तो ये आमतौर पर जो आपका IRPSM है ना, एक पोर्टल है इंडियन रेलवेज प्रोजेक्ट सैंक्शंस एंड मैनेजमेंट, उसके थ्रू डिटेल्ड प्रपोजल एएन हैज टू सबमिट विद द जस्टिफिकेशन। अब जस्टिफिकेशन क्या होगी? जस्टिफिकेशन ये होगी कि जस्टिफिकेशन एज पर द मैनुअल होगा, एज पर द कोडल प्रोविजन होगा। मान के चलिए कि अगर हमें TRR करना है, रेल बदली करना है, तो रेल रिप्लेसमेंट के क्या क्या क्राइटेरिया है, थ्रू रेल रिन्यूअल के क्या क्या क्राइटेरिया है, आपके जो IRPW में जो है पैरा 702 में दिया है, आपको उसको रेफरेंस आउट करना पड़ेगा कि भाई डिफरेंट पैरामीटर्स है TRR का। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। फिर इसके अंदर कौन सा कंडीशन के हिसाब से जो है हमारा जो है TRR हमें प्रपोज करना है, दैट हैज टू बी गिवन। आपको फोटोग्राफ्स देने पड़ेंगे इन सपोर्ट ऑफ दैट जस्टिफिकेशन। इस प्रकार से आपको प्रोसीड करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ आउट कर दिया। आगे बढ़ेंगे हम लोग अभी। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूशन ऑफ execution and monitoring of works as per the tender conditions and approved plan and schedule of the work। जो भी एएन के सब डिवीजन में काम चल रहा है, जो भी वर्क चल रहा है, तो जो भी काम हमारे होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से होंगे हमारे काम? एज पर द टेंडर कंडीशंस होंगे ना। जब भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट इसको अवार्ड होगा तो टेंडर कंडीशंस हुआ करेंगे, तो उसके अंदर जो भी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना है। तो उसका एग्जीक्यूशन मॉनिटरिंग एज पर द टेंडर कंडीशंस एंड एज पर द अप्रूव्ड प्लान एंड शेड्यूल ऑफ द वर्क हैज टू एंश्योर every work should be efficiently organized and programmed to progress speedily and completed within the specified period। क्या कहा? Every work should be efficiently organized and programmed to progress speedily and completed within the specified period। AN shall ensure timely measurements and preparation of bills
with prescribed test checks for ensuring quality and quantity. है कि नहीं? अब ये सारी की सारी चीजें हमने पढ़ी है जीसीसी के अंदर, ये जो पार्ट आता है वो बात हो रही है यहाँ पर कि कंडीशन पर आपके जीसीसी में कंडीशंस लिखी गई है या टेंडर डॉक्यूमेंट में मेंशन है। फील्ड में काम करने के टाइम पे बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन लगता है, टाइमली ब्लॉक अरेंज करके देना, रिसोर्सेस अवेलेबल करके देना, ये सारी की सारी चीजें लगती है। तो ये सारी सारी चीजें अवेलेबल करके देना और इंश्योर करना कि जो भी काम एग्जीक्यूट हो रहा है क्वालिटी एंड क्वांटिटी और जो है सही तरीके से एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो ये भी एक जिम्मेदारी है। नेक्स्ट कमिंग टू मेजरमेंट ऑफ बलास्ट। मेजरमेंट ऑफ बलास्ट, बलास्ट का जो है मेजर करते हैं ना, उसके बारे में बात हो रही। मेजरमेंट ऑफ बलास्ट, एएन में आइदर मेजर एंड रिकॉर्ड द मेजरमेंट्स ऑफ बलास्ट। दो चीजें कही है यहाँ पे, बलास्ट मेजरमेंट से रिलेटेड एएन के लिए दो चीजें कही है। पहला तो ये कह दिया है कि एएन या तो खुद से जो भी बलास्ट ट्रैक लगे हैं उनका मेजरमेंट खुद से करे, एएन में आइदर मेजर एंड रिकॉर्ड द मेजरमेंट्स ऑफ बलास्ट। और अगर वो खुद नहीं करना चाह रहे, अगर वो खुद नहीं करना चाह रहे तो क्या कहा जाए, और कैरी आउट 100% चेक ऑन क्वालिटी एंड क्वांटिटी if measurements are recorded by the SSCPV in charge or SSC works in charge as per the practice prevailing in the railways। इन या तो खुद से मेजरमेंट करे, एएन या तो खुद से मेजरमेंट करे, रिकॉर्ड करे मेजरमेंट ऑफ बला, या दूसरा जो भी जोनल रेलवेज में प्रैक्टिस चलती होगी कि एसएससीपी इंचार्ज मेजरमेंट करते होंगे या एसएससी वर्क्स इंचार्ज मेजरमेंट करते होंगे, वो जो करते हैं उसका 100% टेस्ट चेक करें। ठीक है, तो ये यहाँ पर इंश्योर करना है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा है कोऑर्डिनेशन विद ऑफिशियल्स ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स एज वारंटेड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क्स इन द सब डिविजन। We require coordination with different departments, sometimes for related to the blocks, sometimes for getting the work done, like some joint measurement has to be done, joint work has to be executed। sometimes काम हमारा ट्रैक का होगा, सिग्नलिंग डिपार्टमेंट के साथ में कुछ कोऑर्डिनेशन लगेगा, समटाइम्स ओएचई के साथ में लगेगा, समटाइम्स ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से कुछ बातचीत करनी पड़ेगी, वेहिकुलर मूवमेंट से रिलेटेड, ब्लॉक सैंक्शन से रिलेटेड। दीज आर सम एग्जांपल्स। तो जहां पर भी जो दिक्कत आती है, समटाइम्स आपका जो है व्हीकल का जो है बीपीसी वगैरह एक्सपायर हो जाता है, तो उसमें जो है एक्सटेंशन के बारे में बात चलती है या उसको जो है रिन्यूअल की बात चलती है। दीज आर सम एग्जांपल्स जहां पर भी जिस प्रकार का जो है कोऑर्डिनेशन चाहिए अदर डिपार्टमेंट के साथ में, ये जिम्मेदारी एएन की है कि कोऑर्डिनेट करके उस काम को अंजाम दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या कहा जा रहा है, मॉनिटरिंग ऑफ इंस्पेक्शंस, वर्क्स एंड अदर रिकॉर्ड्स ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स। जो भी सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स हैं यानी कि एसएससी पीवे, जेई पीवे या इस प्रकार के जो भी लोग होंगे उनके अंडर में, तो क्या कहा, मॉनिटरिंग ऑफ इंस्पेक्शन, उन्होंने क्या इंस्पेक्शन किया उसको मॉनिटर करना, व्हाट आर द वर्क्स दे आर एग्जीक्यूटिंग एंड व्हाट आर द रिकॉर्ड्स दे आर मेंटेनिंग, उसको भी मॉनिटर करना, ये एएन की जिम्मेदारी है। AN shall also scrutinize the inspection entries made by SSCPV in charge and JE or SSCPV section in TMS and shall ensure compliance of the items which need attention within a reasonable period। जो इंचार्ज पीडब्ल्यूआई, सेक्शनल पीडब्ल्यूआई जो इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो वो क्या टीएमएस में उसकी एंट्री कर रहे हैं, उसको स्क्रूटिनाइज करना, और साथ साथ में अगर उन्होंने एंट्री की है तो वो जो भी आइटम्स थे क्या उसका कंप्लायंस वगैरह किया जा रहा है कि नहीं, वो विद इन रीजनेबल टाइम पीरियड हो रहा है कि नहीं, अटेंशन हो रहा है कि नहीं, ये सारा का सारा इसको मॉनिटर करना, ये इनकी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी है। आगे क्या कहा जा रहा है, inspection and test check, inspection and test check of USFD। what is USFD? अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन ऑफ रेल्स। रेल हमारी जो होती है इसके अंदर हम लोग स्कैन करते हैं और हम ये देखते हैं कि क्या किसी प्रकार का
ऑपरेशनल या फिर जो है मैन्युफैक्चरिंग कोई फ्लॉ है इस प्रकार से जो कि रेल फ्रैक्चर का कारण बन सकता है, उसका इंस्पेक्शन। तो उसके लिए हमारा एक अलग डिपार्टमेंट है, यूएसएफडी डिपार्टमेंट, है कि नहीं? तो उसके लिए डेडिकेटेड पीडब्ल्यूआईज, एसएसी या जेईपीवे हुआ करते हैं, जो हमारी रेलों के जो है टेस्टिंग करते हैं। तो क्या कहा? इंस्पेक्शन एंड टेस्ट चेक ऑफ यूएसएफडी, checking of work of JSSB USFD at least once during each month or as specified by higher authority, कम से कम महीने में एक बार या फिर जो भी स्पेसिफाई किया गया हायर अथॉरिटी द्वारा, उसका यूएसएफडी टीम का इंस्पेक्शन करना, है कि नहीं? वर्क को जांचना। व्हाट डज इट मीन बाय चेकिंग द वर्क? इसका मतलब ये है कि यूएसएफडी टीम जो कर रही है किस प्रकार से कर रहे हैं। अगर उन्होंने कहीं पर फ्लॉ मार्क किया है तो खुद जाके उसको वेरीफाई करना कि भाई हमको बताओ कि ये फ्लॉ किधर आया। आप उस जगह पे लेके आके मशीन को देखेंगे, उनको बोलेंगे स्कैन करके बताओ कि ये फ्लॉ आपने मार्क किया। सपोज दे हैव मार्क समवेयर इट इज एन आईएमआर, तो आईएमआर क्या क्राइटेरिया पे आया, क्या कोडल प्रोविजन है यूएसएफडी मैनुअल के, किस बेसिस पे मार्क किया है, उन सब चीजों को वेरीफाई करना। सो दैट लाइक यूएसएफडी पीडब्ल्यूआई जो भी होंगे वो भी थोड़ा सा जो है ना कॉशियसली दे आर वर्किंग, वेदर दे आर डूइंग देयर वर्क्स, ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एक तरीके से यही है और कुछ भी नहीं है। इंस्पेक्शन एंड टेस्ट चेक ऑफ यूएसएफडी का यही है कि वंस ड्यूरिंग ईच मंथ करना है कम से कम, या एज स्पेसिफाइड बाय हायर अथॉरिटी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी ये करना है। नेक्स्ट क्या कहा? इंस्पेक्शन ऑफ ऑफिस एंड स्टोर्स ऑफ ऑल एसएससीपीवे इंचार्ज एटलीस्ट वंस अ ईयर। जो भी पीडब्ल्यू इंचार्ज के डेपो ऑफिस जिसको हम आमतौर पर कहते हैं, डेपो ऑफिस जिसको हम कहते हैं ना, ऑफिस यानी कि डेपो जिसको आमतौर पर हम कहते हैं, तो वहां पर जो ऑफिस में जो कुछ भी रिकॉर्ड वगैरह है उसका इंस्पेक्शन, साथ ही साथ में जो स्टोर्स हुआ करता है, पीडब्ल्यूआई का जो स्टोर हुआ करता है, स्टोर ऑफिस, उसका भी जो इंस्पेक्शन एटलीस्ट वंस अ ईयर करना है। व्हेन चेकिंग स्टोर्स, जब स्टोर्स को चेक करते हैं तो क्या कहा? व्हेन चेकिंग स्टोर्स पर्टिकुलर अटेंशन शुड बी पेड टू द, तो खास क्या ध्यान देना स्टोर्स में कि whether the materials are available, paid to the availability and proper distribution of impress material, क्या मटेरियल स्टोर के अवेलेबल है और जो इम्प्रेस मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन सही से हो रहा है कि नहीं। अपकीप एंड वर्किंग ऑफ स्मॉल ट्रैक मशीन, रख रखा स्मॉल ट्रैक मशीन का अपकीप, रख रखा और उसकी वर्किंग, ये देखना। इसी तरीके से इंजीनियरिंग इंडिकेटर बोर्ड्स, उनकी अवेलेबिलिटी, उनकी कंडीशन, प्रोटेक्शन इक्विपमेंट क्या है कि नहीं है, एंड अदर इंपॉर्टेंट आइटम्स इन स्टोर्स एंड रिकॉर्ड इन ऑफिस। खास करके इन सब चीजों के ऊपर निगरानी रखना है, इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, ये एक जिम्मेदारियां हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? अकम्पनिंग हायर ऑफिशियल्स, अकम्पनिंग हायर ऑफिशियल्स। अकम्पनिंग हायर ऑफिशियल्स में क्या है? जब भी सब डिवीजन के अंदर एएन कोई हायर ऑफिशियल की विजिट होती है तो उनको अकम्पनी करना। तो अकम्पनिंग इंस्पेक्शन बाय हायर ऑफिशियल्स, एएन शाल अकम्पनी, एएन शाल अकम्पनी हायर ऑफिशियल्स ऑन देयर इंस्पेक्शंस एंड शाल कैरी फॉलोइंग रिकॉर्ड। जब भी वो हायर ऑफिशियल्स आए तो उनके साथ अकम्पनी करना और कुछ रिकॉर्ड्स है यहाँ पे जो एनलिस्टेड है वो अपने साथ रखे। लाइक व्हाट? ऑल रेलेवेंट मैनुअल्स, सॉफ्ट और हार्ड कॉपी ड्यूली अपडेटेड, सारे रेलेवेंट मैनुअल्स होना चाहिए सॉफ्ट या हार्ड कॉपी में अपडेटेड, वो भी। लिस्ट ऑफ परमानेंट एंड टेम्परेरी स्पीड रेस्ट्रिक्शंस, हमारे सेक्शन में कहाँ कहाँ पीएसआर है, कहाँ कहाँ टीएसआर है, उसकी लिस्ट हो तैयार उनके साथ में। इसी तरीके से टीएमएस इंफॉर्मेशन डंप ऑफ असेट्स, टीएमएस इंफॉर्मेशन डंप ऑफ असेट्स एंड इंस्पेक्शंस, ये होना चाहिए इन टैबलेट और लैपटॉप। ये टीएमएस डंप ऑफ असेट्स बेसिकली क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा जो भी हम डेटा जो हमारे टीएमएस में हम डालते हैं, ठीक है ना, समटाइम बिकॉज नेटवर्क बेस्ड है हमारा टीएमएस, तो डंप ऑफ असेट का बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर इवन इफ यू आर ऑफलाइन तो वी शुड हैव ऑल दोस डेटा। ये हो गया डंप ऑफ असेट्स। तो टीएमएस इंफॉर्मेशन डंप ऑफ असेट्स एंड इंस्पेक्शंस, इसमें सारी की सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे बताई है खुल के। सेक्शन का डिटेल क्या है, ट्रैक डायग्राम किस प्रकार का है, लास्ट आपका जो टीआरसी या ओएमएस रन हुआ है तो उसका डेटा, फ्रैक्चर कहीं हुआ तो फ्रैक्चर डिटेल्स एंड एनालिसिस, इंस्पेक्शन डिटेल्स ऑफ वेरियस एसेट्स, ये सारी की सारी चीजें हों साथ में। इसी तरह से इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स एंड अदर रेलेवेंट रिकॉर्ड्स,
इंपॉर्टेंट रजिस्टर रेलेवेंट रिकॉर्ड्स हो, लिस्ट ऑफ सैंक्शन वर्क्स एंड द स्टेटस, सब डिवीजन में कौन कौन से सैंक्शन वर्क हो चुके हैं और उनका स्टेटस अभी क्या है, इंस्पेक्शन नोट्स ऑफ हायर ऑफिसर्स विद कंप्लायंस रिपोर्ट्स, हायर ऑफिसर्स का कभी इंस्पेक्शन हुआ है तो उसका इंस्पेक्शन नोट साथ में हो और उसका कंप्लायंस भी, भाई एक इंस्पेक्शन हुआ, ऑफिसर ने कुछ कहा कि भाई ये काम इस प्रकार से करना है, ये इंश्योर करो, व्हाटएवर, ये तो इंस्पेक्शन नोट्स हो गए, तो वेदर द कंप्लायंस हैज बीन डन, अगर हुआ है तो उसका कंप्लायंस रिपोर्ट हो, वर्किंग टाइम टेबल सेक्शन का, इसी तरीके से other specific papers and plans that are likely to be discussed should also be carried for reference. ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हो गई। नेक्स्ट है हमारा अकम्पनिंग टीआरसी और ओएमएस रन्स, ट्रैक रिकॉर्डिंग कार या ओएमएस ऑसिलेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, दो तरीके से हमारा जो है मॉनिटरिंग आज की तारीख में भारतीय रेलवे में हो रहा है। ऑसिलोग्राफ कार्स पहले हुआ करती थी, उसको हमारे मैनुअल से अब उसको डिलीट कर दिया गया बिकॉज इट इज नॉट इन प्रैक्टिस। अब दो ही तरीके हैं ट्रैक की मॉनिटरिंग करने की, है कि नहीं, ट्रैक की रनिंग क्वालिटी को मेजर करने का अब दो ही तरीका है हमारे पास, ट्रैक रिकॉर्डिंग कार टीआरसी विच इज बीइंग रन बाय आरडीएसओ, और दूसरा है ओएमएस जो आपकी डिवीजन रन करती है। तो अकम्पनिंग जब भी टीआरसी रन हो सेक्शन में या ओएमएस रन हो तो बाय डिफॉल्ट एएम हैज टू बी देयर, अकम्पनिंग ट्रैक रिकॉर्डिंग ओएमएस रन्स एंड टेक डाउन नोट्स रिगार्डिंग द स्पॉट्स नीडिंग अटेंशन एंड इंश्योर रेक्टिफिकेशन ऑफ द डिफेक्ट्स। तो कहीं पर कोई पीक वैल्यू आती है, स्पॉट नीडिंग अटेंशन आ रहा है तो उसको नोट डाउन करें और ये इंश्योर करें कि वो जो डिफेक्ट है उसको रेक्टिफाई कर दिया गया है। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट इज ये अभी एसीएस 3 में क्या है, बेसिकली मैं यही आपको बताना चाहूँ, आप सोचेंगे यहाँ पे येलो एसीएस 3 लिखा क्या है, यहाँ पर पहले ऑसिलोग्राफ कार्स के बारे में भी मेंशन था, अब उसे हटा दिया गया है, बस इतना आप समझ लीजिए। पहले था टीआरसी ओएमएस एंड ऑसिलोग्राफ कार रन था, अब ऑसिलोग्राफ कार्स हट गई है तो सिर्फ टीआरसी एंड ओएमएस रह गई है। नेक्स्ट इसके बाद में दोस्तों हमारा इनकी जिम्मेदारियों में से, ड्यूटीज में से, कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर, अपने सब डिवीजन के एएन फैमिली हेड जैसे हैं, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर जो घर का खर्चा जो चलाते हैं, जो फैमिली हेड होते हैं किस प्रकार से मैनेज करते हैं, बिल्कुल उसी की बात हो रही है यहाँ पर। एडीएन शैल एक्सरसाइज ड्यू केयर in passing requisitions for materials and tools and in the execution of new and maintenance works, ensuring in all cases that the expenditure is within the allotment or provisions available in the sanction estimate। यानी कि फॉर एग्जांपल कोई पीडब्ल्यूआई की तरफ से रिक्वेजिशन कोई XYZ मटेरियल की आ रही है कि साहब ये चाहिए, इतना इतना चाहिए, ये टूल हमारे पास नहीं, ये हमें चाहिए, या ये काम एग्जीक्यूट करना जरूरी है, तो एएन हैज टू सी लास्ट आपको मटेरियल दिया गया था, इतना इतना क्वांटिटी दिया गया था, कहाँ कहाँ कंज्यूम हुआ मुझे बताएं, एंड इफ इट इज जस्टिफाइड कि यस इट हैज बीन कंज्यूम, ठीक है, आगे के लिए उसको रिक्वेजिशन को जो है पास ऑन करेंगे, और अगर नहीं है तो क्वेश्चन करेंगे कि नहीं इतना आपको मटेरियल दिया था, आप पहले वो यूटिलाइज करो फिर देंगे, या इसके हिसाब से डिफरेंस है वो देंगे, वटेवर, टूल सप्लाई की गई थी तो उसको यूज करा है, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है नहीं, समथिंग लाइक दैट, ऐसा है ना, तो उसका जो है जस्टिफाई करना है एएन को। एएन शैल एक्सरसाइज ड्यू केयर इन पासिंग रिक्वेजिशन फॉर मटेरियल्स एंड टूल्स एंड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ न्यू एंड मेंटेनेंस वर्क, ensuring in all cases that एक्सपेंडिचर इज विद इन दी अलॉटमेंट, जो भी अलॉटेड बजट है उसके अंदर होना चाहिए, और प्रोविजंस अवेलेबल इन द सैंक्शन एस्टिमेट, यही बात है। नाउ नेक्स्ट कम्स अपना जो हमारे यहाँ पे जो भी प्रोबेशनर्स आएंगे ईएन के जुरिडिक्शन में, सेक्शन में कभी कोई ट्रेनिंग ऑफ प्रोबेशनर्स के लिए आएंगे तो उनके लिए क्या कहा, ट्रेनिंग ऑफ प्रोबेशनर, ईएन शैल टेक इंटरेस्ट and impart training of all probationers deputed for training according to the specified program. AEN shall also periodically examine the training notes prepared by the probationers। अगर AEN के सब डिवीजन के अंदर हायर अप्स द्वारा अगर कोई प्रोबेशनर्स भेजे गए हैं, अभी प्रोबेशनर्स ऑफिसर लेवल के भी हो सकते हैं, और ये जो है आपके जो है
नॉन गेजेटेड लेवल के भी हो सकते हैं। दे कैन बी जेई, दे कैन बी एसएससी, एंड एट टाइम लाइक ऑफिसर्स द्वारा जो है कहीं अगर कुछ पर्टिकुलर स्पेशल वर्क चल रहा है ईएन के सब डिवीजन के अंदर, जुरिडिक्शन में कहीं कुछ स्पेशल वर्क चल रहा है और प्रोबेशनर एडीएन वगैरह आ गए, इस प्रकार से भी होगा। तो जो भी होंगे तो एएन की जिम्मेदारी है कि ही शैल टेक इंटरेस्ट, सबसे पहले कहा उन्हें उसमें दिलचस्पी लेना, एएन शैल टेक इंटरेस्ट and at the same time impart training of all probationers deputed for training according to the specified program. और आगे क्या कहा, एएन should also periodically examine the training notes. जो ट्रेनीज होंगे, जो प्रोबेशनर्स होंगे, वो अपना कोई ट्रेनिंग नोट्स बनाते होंगे तो एएन को पीरियोडिकली उसकी भी जांच करना है। ठीक है, ये हो गया, यानी कि अल्टीमेटली एक एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है लर्निंग प्रोसेस के लिए, है कि नहीं, ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट इज मटीरियल अंडर ट्रायल। मटीरियल अंडर ट्रायल हमारे आरडीएसओ द्वारा जो है ना अलग अलग मटेरियल का ट्रायल आता है, ताकि जो है उसको इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं, ट्रायल स्कीम में होती है चीजें कुछ, तो उसके ऊपर पहले कभी कभी दे दिया जाता है कि भाई सम स्पेशल एसेट हैज बीन डिजाइन, तो अभी इसका परफॉर्मेंस कैसा है फील्ड पर ये देखना है, दैट इज कॉल्ड एज मटेरियल अंडर ट्रायल। ठीक है, क्या कहा, मटेरियल अंडर ट्रायल, AN shall be responsible for monitoring and monitoring performance of material under trial in his section and ensure that the required details for the same are collected as per the trial scheme and submitted to divisional office through TMS. जो भी मटेरियल अंडर ट्रायल एएन को अगर दिया गया है उसको फील्ड में लगाने के बाद में उससे रिलेटेड कुछ जो है फीडबैक लिया जाएगा, परफॉर्मेंस रिव्यू लिया जाएगा। तो ये इंश्योर करना है, एएन शैल बी रिस्पांसिबल फॉर मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस ऑफ मटेरियल अंडर ट्रायल in this section and ensure that the required details for the same are collected as per the trial scheme and submitted to division office through TMS के थ्रू जो है इसको सबमिट करना है। ये हो गया हमारा टेक्निकल वर्क से रिलेटेड। नाउ अब यहाँ पे बात हो रही है डीलिंग विद स्टाफ मैटर्स, है कि नहीं, डीलिंग विद स्टाफ मैटर्स, इसे भी देख लेते हैं। एएन शैल एंश्योर दैट strict discipline is maintained within the framework of the rules, यानी जो भी काम हो रहा है सब जुरिस्डिक्शन के सब डिवीजन के अंदर उनके जुरिस्डिक्शन में सभी के सभी लोग हैं स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, जो भी आपके जो है एस्टेब्लिशमेंट के रूल्स वगैरह सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ उसको फॉलो कर रहे हैं, ड्यूटी उसके फ्रेमवर्क में कर रहे हैं, HOER के क्या पैरामीटर्स है उन सबको फॉलो कर रहे हैं। इसी तरीके से सर्विस एंड लीव रिकॉर्ड्स आर मेंटेन करेक्टली अप टू डेट, वही कहा सर्विस रिकॉर्ड लीव रिकॉर्ड मेंटेन करेक्टली एंड अप टू डेट, ये है। अपील्स एंड रिप्रेजेंटेशंस आर डील्ड विद प्रॉम्प्टली, अगर किसी के साथ में कोई DAR केस वगैरह है तो उसका जो अपील है उसमें जो रिप्रेजेंटेशन वो प्रॉम्प्टली हो रहा है। नेक्स्ट इज selection for the various posts like maids and keymen are made in time and the post promptly filled up. Selection for the various posts like maid and keymen are made in time and the post promptly filled up. ठीक है, जो भी वैकेंसी होगी मेड की कीमैन की टाइमली फिलअप हो जाए, वैकेंसी वगैरह को फिलअप कर दिया जाए। All SSC, all senior section engineer and other staff working under him receive proper training in maintenance practices, safety and protection rules at appropriate stages. जो भी सेक्शन में SSC है या अदर स्टाफ है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रही है, मेंटेनेंस से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस वगैरह है, प्रॉपर ट्रेनिंग इन मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस, सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन रूल्स एट अप्रोप्रिएट, यानी कि एक सिंपल भाषा में बात करेंगे तो टाइमली जो उनका जब भी ट्रेनिंग ड्यू होगा उनको ट्रेनिंग पे भेजा जाए, रिफ्रेशर वगैरह रिफ्रेशर पे भेजा जाए और उनको अपडेट रखा गया। अगर कोई नया टेक्नोलॉजी आ गया है, कुछ नई चीजें आ गई है तो उससे रिलेटेड अप्रोप्रिएट उनको ट्रेनिंग मिली है, ये सब इंश्योर करना एजेंट की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट, टाइमली सप्लाई ऑफ यूनिफॉर्म, winter jackets, safety shoes, torches, etc. to the staff as per the stipulated criteria. जो भी हमारे ग्रुप डी स्टाफ होते हैं उनके जो यूनिफॉर्म है, जो जो सीजनल जो है विंटर जैकेट, सेफ्टी शूज, टॉर्चेस, ये जो कुछ भी होगा समय पर उनको मुहैया कराया जाए एज पर द स्टिपुलेटेड क्राइटेरिया। नेक्स्ट इज एक्शन इन केस ऑफ इमरजेंसीज। एक्शन इन केस ऑफ इमरजेंसी, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हो गई है तो क्या एक्शन लेना। In case of an accident, including a breach affecting the running of trains, he should proceed to the site by the quickest available means.
अगर कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई ब्रीच वगैरह हो रहा है, ठीक है, इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट including a breach affecting the running of train, he should proceed to the site by the quickest available means. जो भी quickest available means होगा, पहुंचना है. On the way, और जाते जाते, he should ascertain the requirement of material. भाई क्या क्या मटेरियल लगेंगे, कितने लोग लगेंगे, men at site, and arrange for the same. तो क्विकेस्ट अवेलेबल मीन से जाने की फिक्र करना है, पहुंचना है, और ऑन द वे जो है उनको जो है ना क्या क्या मटेरियल रिक्वायरमेंट है, कितने लोग लगेंगे, वो सबको अरेंज करना है बेस्ड ऑन द फीडबैक जो भी अवेलेबल होगा उसके हिसाब से. साथ ही साथ में क्या करना, ही शुड ऑल्सो ऑर्डर फॉर द एक्सीडेंट रिलीफ इक्विपमेंट एज नेसेसरी. जरूरत पड़ेगी तो एक्सीडेंट रिलीफ इक्विपमेंट को ऑर्डर करना. एंड ही शुड टेक ऑल पॉसिबल मेजर्स टू रिस्टोर द ट्रैफिक क्विकली. ट्रैफिक को क्विकली रिस्टोर करने के लिए जो भी पॉसिबल मेजर्स होंगे वो सारा का सारा लेना है. ही शुड टेक ऑल पॉसिबल मेजर्स टू रिस्टोर द ट्रैफिक क्विकली. ठीक है, ये हो गया हमारा. नेक्स्ट है हमारा एंश्योरिंग प्रिपेयर्डनेस फॉर एक्शन ड्यूरिंग एक्सट्रीम वेदर कंडीशन. एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में तैयारियां जो है इंश्योर करना कि भाई क्विक एक्शन हो रहा है. ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे, देखो अभी एक एक बताया जा रहा है, एग्जाम्पल नहीं है. एजेंट शैल एंश्योर दैट प्रिपरेटरी वर्क्स हैव बीन कंप्लीटेड and due precautions have been taken well before the onset of monsoon, summer and winter. एजेंट की ये जिम्मेदारी है कि जो भी सीजनल जो है आपका जो प्रिपरेटरी वर्क होता है वो जो है वेल इन एडवांस हो चुका है. फॉर एग्जाम्पल अभी मानसून का टाइम अगर है तो मानसून के पहले की क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए, वो सारी की सारी चीजें हुई है क्या, वो इंश्योर करना. समर्स आने वाले तो समर से पहले जो कुछ भी प्रिपरेशन होना चाहिए, प्रिपरेटरी वर्क्स हो गए क्या, ये इंश्योर करना है. विंटर से तो बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए, प्रिपरेटरी वर्क्स क्या क्या, ये सारे के सारे इंश्योर कर देना. ठीक है, फिर दूसरी बात क्या कही जा रही है, AN shall keep the list of railway affecting works with brief history and list of vulnerable locations where stationary watchmen are to be posted. ठीक है, AN shall keep the list of railway affecting work, जिसे हम लोग RAW कहते हैं, list of RAW. इसी तरह RAT railway affecting tanks. ठीक है, तो AN shall keep the list of all railway affecting works with brief history, a list of vulnerable locations where stationary watchmen are to be posted. ठीक है ना, इन सारी की लिस्ट तैयार करके रखें, कहाँ क्या क्या लिस्ट ऑफ अफेक्टिंग रेलवे अफेक्टिंग वर्क से एजेंट के जुरिसडिक्शन में, और अगर पास की कुछ हिस्ट्री है उसको साथ में रखें. इसी तरीके से कोई वल्नरेबल लोकेशंस है तो वहां स्टेशनरी वॉचमैन वगैरह को पोस्ट कर देना. इस तरह का सारा इंश्योर करना है. आगे क्या कहा, एजेंट शैल इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड इक्विपमेंट एंड प्रॉपर ट्रेनिंग, काउंसलिंग ऑफ पेट्रोलमैन and stationary watchmen according to the extreme weather and remedial action requirement. क्या कहा, agent shall ensure availability of required equipment, सारे के सारे equipment required जो है वो available है कि नहीं, ये ensure करना. इसी तरीके से proper training and counseling of patrolmen और स्टेशनरी वॉचमैन भी जिस तरीके से हैं ना, अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रीम वेदर एंड रेमेडियल एक्शन रिक्वायरमेंट. यानी कि जो भी जिनको भी पोस्ट किया गया है पेट्रोलमैन के तौर पर, स्टेशनरी वॉचमैन के तौर पर, उनको सही से ट्रेनिंग दी जाए उनके काम से रिलेटेड. एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में अगर कुछ परिस्थिति हो जाती है तो क्या करना है या क्या एक्शन लेना है, और अगर कुछ उसके अंदर कमी बेची तो रेमेडियल एक्शन वगैरह, इस सारे के सारा चीजें जो इंश्योर करना है. मटेरियल भी अरेंज करके देना है, ट्रेनिंग के लिए भी कहा गया. नेक्स्ट है हमारा एएन शैल इंश्योर पेट्रोलिंग ऑफ ट्रैक एज पर द इंस्ट्रक्शन एंड पेट्रोल चार्ट इश्यूड फ्रॉम डिवीजन. जो भी पेट्रोल चार्ट डिवीजन द्वारा दिए जाते हैं एएन को इंश्योर करना है कि उसकी सही से पेट्रोलिंग हो रही है. नेक्स्ट कम्स इंस्पेक्शन ऑफ ऑनगोइंग वर्क्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक रेल विकास निगम लिमिटेड, राइट्स, DFCCIL और ऑथराइज एजेंसी RVNL, राइट, DFCCIL. अभी बहुत अलग अलग जगह अलग अलग एटसेट्रा इसलिए दिया गया है
कई कई जगह पे अलग अलग एजेंसीज होती है। आजकल RLDA करके है, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, कहीं पर MSRDC है, कहीं पे MRBC है, कहीं पे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाउन्स में अलग अलग एजेंसीज हुआ करती है जो काम करती है, एग्जीक्यूट करती है। तो क्या कहा कि जो भी ऑन गोइंग वर्क्स होंगे कंस्ट्रक्शन के, ओपन लाइन तो डायरेक्टली एजेंट के अंडर में आ गए, लेकिन इसके अलावा ओपन लाइन से अलाइड, लाइक कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कहीं RVNL काम कर रही है, कहीं राइड्स कर रही है, कहीं DFCCIL कर रही है, या कोई XYZ एजेंसी काम कर रही है, कोई ऑथोराइज एजेंसी, इन द सेक्शन एज मच एज पॉसिबल ड्यूरिंग फुटप्लेट और ट्रॉली इंस्पेक्शन टू चेक क्वालिटी ऑफ वर्क एंड इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ द रनिंग ट्रेन। से दो चीजें यहाँ पर ध्यान देने की है एजेंट को। उनको तो इंस्पेक्शन काम हमारा हम नहीं कर रहे हैं, कि जबकि कौन कर रहा है, या तो कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है या कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। वो काम करने के बाद रेलवे को हैंड ओवर करने वाली है। तो जब भी इंस्पेक्शन का क्या कहा, यहाँ कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, ये कहा है एज मच एज पॉसिबल जब भी वो फुट प्लेटिंग करेंगे, ट्रॉली इंस्पेक्शन वगैरह करेंगे, तो उनके वर्क को चेक करना, टू चेक द क्वालिटी ऑफ वर्क एग्जीक्यूटेड बाय अदर एजेंसीज और कंस्ट्रक्शन। और इसके अलावा एंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ द रनिंग ट्रेन की सेफ्टी को भी एंश्योर करना, ये भी जरूरी है। ठीक है, वॉट एवर द वर्क द अदर एजेंसी इज डूइंग, उससे सेफ रनिंग ऑफ ट्रेन जो है आप स्किप नहीं कर सकते कि हमारा काम नहीं है तो XYZ एजेंसी कर रही है या वो फॉर्म कर रही है। भाई सेफ सेक्शन मेरा है, सेफ रनिंग मेरी जिम्मेदारी है, तो मुझे इंश्योर करना है कि भाई जो भी वो काम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उससे सेफ्टी ऑफ द रनिंग ट्रेन एंडेंजर होनी नहीं चाहिए। गेटिंग? फिर नेक्स्ट वन इज inspection of railway affecting works or railway affecting tank just before monsoon jointly with concerned state authority। प्री मानसून यानी बारिश के पहले क्या करना है कि जो भी स्टेट अथॉरिटी होगी उसके साथ में इंस्पेक्शन करना है। इंस्पेक्शन ऑफ RAW RAT बिफोर मानसून जॉइंटली विद कंसर्न स्टेट अथॉरिटीज, कंसर्न स्टेट अथॉरिटी के साथ में इंस्पेक्शन कर देना। और फिर लास्ट पॉइंट हमारा है दैट इज नथिंग बट रिलिंक्विशमेंट और ट्रांसफर ऑफ चार्ज। सपोज एक एएन जो है चार्ज दूसरे एएन को देना है ना, तो रिलिंक्विशमेंट या ट्रांसफर ऑफ चार्ज, एएन शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ चार्ज कंटेन्ड इन पैरा 143 to 147 of the Indian Railways Code for the Engineering Department। इंजीनियरिंग कोड में पैरा 143, 144, 145, 146, 147, टोटल 5 पैराज हैं ना इन कंटिन्यूशन। इसके आधार पर इसके हिसाब से जो है ट्रांसफर ऑफ चार्ज करना है। ठीक है, तो ये सारी ड्यूटीज एएन की हो गई है दोस्तों, जो है पैराग्राफ के हिसाब से। अभी हमारा इंस्पेक्शन शेड्यूल बाकी है दोस्तों। ठीक है, अदरवाइज दिस इज कंप्लीटेड, लेकिन अभी टेबल 1 है हमारा बाकी है, इंस्पेक्शन शेड्यूल ऑफ असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर, जिसे हम देख लेते हैं अभी। ओके, Now see the inspection schedule of AEN। थोड़ा सा यहाँ पे उसको समराइज कर दिया गया हमारे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है नहीं। टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन एंड शेड्यूल ऑफ इंस्पेक्शन, इस प्रकार के 2 कॉलम्स दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला असेट हमारा जो है यहाँ पर दैट इज नथिंग बट आपका व्हाट वी से फुट इंस्पेक्शन या ट्रॉली इंस्पेक्शन, फुट इंस्पेक्शन या पुश ट्रॉली इंस्पेक्शन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब फुट इंस्पेक्शन या पुश ट्रॉली इंस्पेक्शन में क्या क्या चीजें देखी जाएगी, पहले यहाँ पे नोट्स में दे दिया गया है क्या क्या चीजें हम देखेंगे। आइटम्स टू बी चेक, कंडीशन ऑफ ट्रैक, क्या कहा, कंडीशन ऑफ ट्रैक इंक्लूडिंग ट्रैक ड्रेनेज, कटिंग एंड फॉर्मेशन। ट्रैक की कंडीशन देखना, उसमें ट्रैक का ड्रेनेज किस प्रकार से, कटिंग एंड फॉर्मेशन ये देखना। स्पेसिफिक आइटम्स सच एज completeness and condition of fittings, greasing of ERC, toe load of ERC, soundness and squareness of PSC sleepers, creep in LWR track, etc. and other schedule inspections listed in the table। ये सब देखना जब भी फुट इंस्पेक्शन करेंगे या पोस्ट ट्रॉली इंस्पेक्शन करेंगे, तो एक पार्ट उन्होंने बता दिया कि ट्रैक की कंडीशन को देखना, और जो है उसमें ड्रेनेज और कटिंग फॉर्मेशन को देखना, और खास करके क्या कहा कि क्या पूरी की पूरी फिटिंग्स कंप्लीट है या कुछ मिसिंग फिटिंग है, या अगर फिटिंग्स है तो वेदर दे आर कंप्लीट वर्किंग प्रॉपरली, फिटिंग्स की कंडीशन कैसी है, क्या ERC की ग्रीसिंग की गई है, क्या ERC को जो सफिशिएंट टो लोड मिल रहा है, वेदर द स्लीपर्स आर साउंड
whether the squareness has been ensured स्लीपर का, LWR में कहीं क्रीप वगैरह तो नहीं है, ये सारी की सारी चीजें देखना। दूसरा एस्पेक्ट फुट इंस्पेक्शन या पुश ट्रॉली इंस्पेक्शन में क्या है, गैंग अटेंडेंस ऑफ गैंग वर्क, equipment, gang chart, gang diary and books with reference to prescribed schedule of maintenance। क्या कहा, अटेंडेंस ऑफ गैंग वर्क, इक्विपमेंट, गैंग चार्ट, गैंग डायरी एंड बुक विद रेफरेंस टू प्रिस्क्राइब्ड शेड्यूल और ट्रैक मेंटेनेंस, ये सब कुछ देख लेना। नेक्स्ट, वर्क डन बाय मिनिमम वन गैंग in each SSCPV in charge jurisdiction every quarter and record the result of inspection। हर इंचार्ज PWI के जो है एवरी क्वार्टर, यानी एवरी क्वार्टर हर 3 महीना, मतलब साल का एवरी क्वार्टर, तो वो जो है मिनिमम कम से कम एक गैंग का निरीक्षण करना। वर्क डन बाय मिनिमम वन गैंग इन ईच SSCPV in charge jurisdiction every quarter and record the results of inspection। ठीक है, ये हो गया आपके फुट इंस्पेक्शन या पुश ट्रॉली में ये इनके करने के काम। अब ये तो हो गया इंस्पेक्शन में क्या करना है, अब इसका स्केड्यूल क्या है इस पर बात हो जाए। तो क्या कहा है यहाँ पर उन्होंने, रूट्स हैविंग स्पीड अबव 110 kmph एंड मल्टीपल लाइन रूट्स, जहां पर वो रूट जहां पर स्पीड 110 के ऊपर है और जहां पर मल्टीपल लाइन है ऐसा रूट, वहां पर एंटायर सेक्शन once in 4 months by foot inspection और पुश ट्रॉली। तो क्या कहा, ऐसी जगहों पर क्या करना है, 4 महीने में एक बार पूरा सेक्शन फुट इंस्पेक्शन या पुश ट्रॉली से करना है। फिर आगे क्या कहा जा रहा है, अदर रूट्स का मतलब क्या हुआ, सिंपल भाषा में बात करेंगे तो 110 या उससे कम का स्पीड अब 110 मल्टीपल लाइन के लिए था, वंस इन 4 मंथ्स था। लेकिन अदर रूट्स के लिए क्या है, अदर रूट्स वन ब्लॉक सेक्शन पर SSCPV इंचार्ज ईच क्वार्टर बाय फुट इंस्पेक्शन। क्या कहा, पैदल जो है ना फुट इंस्पेक्शन करते हैं ना, तो क्या कहा, हर एक क्वार्टर में वन ब्लॉक सेक्शन पर SSCPV इंचार्ज, हर PWI इंचार्ज का एक ब्लॉक सेक्शन बाय फुट इंस्पेक्शन ये इनको करना है। और दूसरा क्या कहा है, एंटायर सेक्शन इंक्लूडिंग लूप्स एंड यार्ड्स वंस इन 3 मंथ्स बाय पुश ट्रॉली, पूरा का पूरा सेक्शन जिसके अंदर लूप और यार्ड भी आएंगे 3 महीने में पुश ट्रॉली द्वारा करना है। समझ में आया फर्क आपको दोस्तों, जहां पर स्पीड 110 kmph से ज्यादा है या जहां पर मल्टीपल लाइन रूट्स हैं, वहां पर बाय फुट या पुश ट्रॉली वंस इन 4 मंथ इंस्पेक्शन करना है। लेकिन अदर रूट्स के लिए क्या कहा गया है कि बाय फुट अगर इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो एक ब्लॉक सेक्शन पर इंचार्ज हर क्वार्टर में करना है। दूसरा क्या कहा है कि पुश ट्रॉली द्वारा पूरा का पूरा सेक्शन जिसमें लूप और यार्ड वगैरह सब इंक्लूड होगा वो 3 महीने में एक बार करना है कि नहीं। फुट इंस्पेक्शन यानी कि पैदल ऑन फुट, पैदल चलकर ट्रैक पर जाना, दैट इज कॉल्ड एज फुट इंस्पेक्शन। पैदल चल के हम लोग निगरानी करते हैं, दैट इज फुट इंस्पेक्शन। पुश ट्रॉली यानी कि ट्रॉली के ऊपर बैठे हैं और ट्रॉली अपनी चल रही है और इंस्पेक्शन हो रहा है, इस प्रकार से बताया गया है। ठीक है, फिर इसमें भी नोट्स दिए गए हैं दोस्तों, इसमें भी नोट्स दिए गए हैं, तो नोट्स भी जरा मैं आपको बता देता हूँ। ये स्केड्यूल ऑफ इंस्पेक्शन में इसको जस्ट मैं रीड आउट एक बार कर दूंगा, व्हाट इज मेंशन देख लेते हैं। इन केस ऑफ डबल और मल्टीपल लाइन रनिंग क्लोजली पैरेलल, अगर डबल लाइन या मल्टीपल लाइन है पैरेलल में चल रही है यानी एक साथ में ही है लाइंस, inspection of all lines would be covered in one push trolley or foot inspection as applicable, else separate push trolley or foot inspection as applicable will be required for each group of such lines। मतलब समझ में आया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि ईच क्वार्टर एंड वंस इन 3 मंथ, दोनों एक ही बात है। ईच क्वार्टर भी वंस इन 3 मंथ्स ही होगा, क्योंकि साल के अगर 4 पार्ट कर दिए तो 3 6 9 12, वो 4 क्वार्टर में से एक एक क्वार्टर हो गया। और वंस इन 3 मंथ्स इन्होंने यहाँ पे कहा, वो भी एक ही बात है। बट यहाँ पे एक्चुअली क्या है, इधर पे ईच क्वार्टर दे दिया लेकिन इसको वंस इन 4 मंथ्स यहाँ पर है, यहाँ पे वंस इन 4 मंथ्स है, यहाँ पे वंस इन 3 मंथ्स है। ठीक है, और यहाँ पर भी उन्होंने ईच क्वार्टर लिख दिया, इसको भी वंस इन 3 मंथ्स लिख देते थे तो कोई हर्ज नहीं था। ठीक है, एनीवेज यहाँ पर भी हम लोग इंस्पेक्शन के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ क्या कहा है,
कि जहां पर जैसे कि मान के चले कि अभी 3 लाइन है सपोज, ठीक है, 3 लाइन है, तीनों अगर एक साथ में है, जैसे डबल लाइन है या मल्टीपल लाइन है और रनिंग पैरेलल, क्लोजली पैरेलल, एक दूसरे के साथ साथ में चल रही है, तो इन सब का इंस्पेक्शन एक बार में किया जा सकता है। इन सब का इंस्पेक्शन एक बार जा रहे तो हो जाएगा ना। ऑल द इंस्पेक्शन ऑफ ऑल द लाइंस वुड बी कवर्ड इन वन पुश ट्रॉली और फुट इंस्पेक्शन एज एप्लीकेबल, एक बार में कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, लेकिन समझो ऐसा नहीं है, सब अभी सिचुएशन ऐसी है कि एक लाइन मेरी क्या हो रही है, ये दूसरी जगह से जा रही है, दोनों दो लाइन पैरेलल जा रही है, तीसरी अलग से जा रही है। तो इन दोनों के लिए जो आपको एक इंस्पेक्शन करेंगे तो दोनों हो जाएगा, और लेकिन इसके लिए जो है आपको अलग से इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। ये कहने का मतलब है ना, यही कहा है, एल्स सेपरेट पुश ट्रॉली और फुट इंस्पेक्शन एज एप्लीकेबल विल बी रिक्वायर्ड फॉर ईच ग्रुप ऑफ सच लाइंस। ठीक है, ओके, गॉट इट। आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसी में एक और नोट्स है, फॉर रूट्स हैविंग स्पीड अबो 110 kmph, जहां पर स्पीड 110 kmph से ज्यादा है, फॉर रूट्स हैविंग स्पीड अबो 110 kmph एंड मल्टीपल लाइन रूट्स, जैसे यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है, इंस्पेक्शन बाय पुश ट्रॉली वुड प्रेफरेबली बी अंडर ब्लॉक प्रोटेक्शन। तो जब भी पुश ट्रॉली इंस्पेक्शन करेंगे, हाई स्पीड रूट है कि नहीं, गाड़ियां तेजी से चल रही है, तो यहाँ पर प्रेफरेबली ये कहा है, क्या करेंगे, अंडर ब्लॉक प्रोटेक्शन हम लोग क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। पुश ट्रॉली से इंस्पेक्शन जब यहाँ पर हम करेंगे तो ब्लॉक लेकर करें, ब्लॉक प्रोटेक्शन में करें। आगे कहा, इन केस एडिक्वेट नंबर ऑफ ब्लॉक्स आर नॉट अवेलेबल, अब अगर एडिक्वेट ब्लॉक्स अवेलेबल नहीं है, फिर क्या कहा, इन केस adequate number of blocks are not available, stipulated schedule of inspection would be completed predominantly through conducting of foot inspection। अब अगर इतना मार्जिन नहीं है कि पुश ट्रॉली आप चला सकें, उतने ब्लॉक नहीं मिल पा रहे कि पुश ट्रॉली कर सकें, फिर क्या कहा है कि आप फुट इंस्पेक्शन द्वारा इस इंस्पेक्शन को पूरा करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में, यहाँ फुट इंस्पेक्शन स्लैश पुश ट्रॉली कहा था तो उसको यहाँ पे उन्होंने जस्टिफाई किया है। पहले तो ये कह दिया है कि जहां पर स्पीड 110 से ज्यादा या फिर मल्टीपल लाइन रूट है तो वहां पर पुश ट्रॉली आप ब्लॉक प्रोटेक्शन करेंगे। फिर दूसरी बात ये कहा कि अगर एडिक्वेट ब्लॉक्स नहीं मिल रहे पुश ट्रॉली करने के लिए, तो वो जो इंस्पेक्शन होगा उसको छोड़ेंगे नहीं, बल्कि क्या करेंगे, फुट इंस्पेक्शन द्वारा वो इंस्पेक्शन को पूरा कर लिया जाएगा। ये आपका पॉइंट नंबर 1 रहा दोस्तों। ये आपका, ये जो टेबल 1A का पॉइंट नंबर 1 था, फुट इंस्पेक्शन पुश ट्रॉली इंस्पेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। नेक्स्ट इसके बाद में आपका देखिए, यहाँ पॉइंट नंबर 2 डिलीटेड है, उसको हम इग्नोर करेंगे। उसके बाद आ गया आपका फास्ट ट्रेन इंस्पेक्शन। आपने अभी फुट इंस्पेक्शन किया, यानी पैदल जो इंस्पेक्शन करते हैं, पुश ट्रॉली किया, जो पुश ट्रॉली धक्का मार के चलती है या मोटर ट्रॉली होती है इंस्पेक्शन, वो हो गया। अब है फास्ट ट्रेन इंस्पेक्शन। तो सेक्शन की जो फास्ट ट्रेन से इंस्पेक्शन वंस इन अ मंथ करना है, महीने में एक बार करना है। एंटायर सब डिविजन टू बी कवर्ड बाय आइदर इंजन और रियर विंडो ऑफ फास्ट ट्रेन। फास्ट ट्रेन इंस्पेक्शन का क्या क्या है, महीने में एक बार पूरा सब डिवीजन का इंस्पेक्शन, चाहे कोई लोको द्वारा, इंजन द्वारा या रियर विंडो इंस्पेक्शन से किया जाए। नेक्स्ट बात हो रही है लेवल क्रॉसिंग की। तो लेवल क्रॉसिंग का क्या कहा है, वंस इन 6 मंथ, जितने भी सब डिवीजन में लेवल क्रॉसिंग्स होंगी उनका इंस्पेक्शन एजेंट ने कर लेना है वंस इन 6 मंथ्स। एग्जाम्स में पूछे जाते रहते हैं ऐसे सवाल। नेक्स्ट है आपका कर्व्स। कर्व्स के बारे में क्या कहा, इंस्पेक्ट द कर्व्स बेस्ड ऑन रिजल्ट्स ऑफ टीआरसी, ओएमएस और फुट प्लेटिंग, एंड इंस्पेक्ट डिटेल्स ऑफ जेएसएससी पीवे, एंड इंस्पेक्शन डिटेल्स ऑफ जेएसएससी पीवे। क्या कहा कि जो कर्व्स का जो इंस्पेक्शन के बारे में कहा है कि एज पर टीआरसी, ओएमएस या फुट प्लेटिंग के आधार पर जो जो भी रिजल्ट आता है उसके आधार पर कर्व का इंस्पेक्शन करें, और इसी तरीके से जेएसएससी पीवे ने भी कोई इंस्पेक्शन किया उसके आधार पर भी क्या कर सकते हैं, कर्व का निरीक्षण करेंगे। नेक्स्ट इज पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग के बारे में क्या कहा है, साल में एक बार क्या करना है, रनिंग लाइन की, वंस अ ईयर ऑल पॉइंट इन क्रॉसिंग ऑन पैसेंजर रनिंग लाइन्स। पैसेंजर रनिंग लाइन का साल में एक बार सारे पॉइंट एंड क्रॉसिंग का जो है इंस्पेक्शन होना चाहिए। और अदर लाइंस के लिए, यानी पैसेंजर लाइन के अलावा अदर लाइंस, उनका 10% ऑन अदर लाइन, 10% ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग ऑन अदर लाइंस। ठीक है, फिर क्या कहा जा रहा है, ऑल पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स ऑन मेन लाइन शाल बी इंस्पेक्टेड
as per pro forma at annexure 4/3 and other point and costing shall be inspected as per pro forma 4/3 है। यानी देखिए, जो आपका मेन लाइन का जो इंस्पेक्शन होगा annexure 4/3 जो है आपका जो दिया गया है उसके आधार पर होगा, और जो अदर लाइंस होंगी उसका इंस्पेक्शन जो होगा annexure 4/3 के आधार पर होगा। ठीक है, मैं अभी एनेक्सेस आपको नहीं दिखा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 4 के अंदर दिए गए हैं, है कि नहीं, आप उसको देख सकते हैं बाद में। यहाँ पर इतना ध्यान रखें, मेन लाइन के लिए एनेक्चर है 4/3, अदर लाइंस के लिए 4/3 है। इतनी चीजें ध्यान रखना, इतना काफी है अभी के लिए। नेक्स्ट है हमारा LWR और SEJ के बारे में। LWR एंड SEJ के बारे में है। once in 6 month, 6 महीने में एक बार, all LWR SEJs, once in 6 months, all LWR SEJs preferably in hottest and coldest months। LWR को जो इंस्पेक्शन होगा, LWR का जो इंस्पेक्शन होगा वो आपका जो है 6 महीने में एक बार आपको करना है, और प्रेफरेबली हॉटेस्ट मंथ्स के अंदर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ट्रैक ऑन ब्रिजेस, ट्रैक ऑन ब्रिजेस, the track on girder bridges should be inspected as a part of the annual bridge inspection besides normal track inspection। आमतौर पर जो नॉर्मल ट्रैक इंस्पेक्शन करते हैं उसके अलावा जो भी ट्रैक गर्डर ब्रिजेस से पास हो रहा है, एनुअल ब्रिज इंस्पेक्शन के पार्ट के तौर पर उसका इंस्पेक्शन करना है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी भी आगे आएगी, मैं आपको बता देता हूं क्या होगा। ब्रिज का इंस्पेक्शन की बात चल रही है, वो एक अलग पार्ट है, यहाँ ट्रैक ऑन गर्डर ब्रिजेस के बारे में बात चल रही है। ठीक है, तो ट्रैक ऑन गर्डर ब्रिजेस, देखो ब्रिज इंस्पेक्शन क्या है, PWI जो है मानसून के पहले करते हैं, एजेंट बाद में करते हैं। लेकिन जो ट्रैक ऑन गर्डर ब्रिजेस है उसके बारे में कहा जाता है, ट्रैक ऑन गर्डर ब्रिजेस शुड बी इंस्पेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ एनुअल ब्रिज इंस्पेक्शन बिसाइड नॉर्मल ट्रैक इंस्पेक्शन। ठीक है, आगे कहा चैनल स्लीपर्स वंस इन ईयर अलोंग विद ब्रिज इंस्पेक्शन। चैनल स्लीपर का जो निरीक्षण होगा साल में एक बार होगा, जब भी ब्रिज इंस्पेक्शन होगा तब कर देंगे। आगे बात हो रही है वेल्डिंग की। 80 welding site, 80 welding site, at least one welding team under each SSCPV इंचार्ज इन अ मंथ। हर महीने में कम से कम एक वेल्डिंग टीम अंडर ईच SSCPV इंचार्ज, एक डेपो में कम से कम जो है ना इसका एक इंस्पेक्शन करना है। ठीक है, एटलीस्ट वन वेल्डिंग टीम अंडर ईच SSCPV इंचार्ज इन अ मंथ। इसी तरीके से USFD PWI के बारे में क्या कहा जा रहा है, USFD टेस्ट चेक मंथली, हर महीने में करना है, और उसमें क्या कहा है, स्पेसिफाई किया है मिनिमम 2 hours ड्यूरिंग रेगुलर ट्रॉली इंस्पेक्शन। जब रेगुलर ट्रॉली इंस्पेक्शन कर रहे हैं, यूएसएफडी टीम आपको कहीं मिली, कम से कम 2 घंटे उनके साथ बिताना है। महीने में एक बार ऐसा करना है, कम से कम 2 घंटे उनके साथ में बिताना है, देखना है उनका वर्क किस प्रकार से वो कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कैसा कर रहे हैं, ये देखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज मॉनसून पेट्रोलिंग। नेक्स्ट इज मॉनसून पेट्रोलिंग के बारे में बात हो रही है। तो क्या कहा जा रहा है, जब मॉनसून पेट्रोलिंग जब इंट्रोड्यूस की जाएगी, अलग अलग जो है डिविजन्स में प्रैक्टिसेस के हिसाब से मॉनसून का जो है एक उसका स्केड्यूल होता है, जहां से मॉनसून शुरू होता है, कब से कब तक का एक पीरियड होता है। तो क्या कहा गया, व्हेन इंट्रोड्यूस, व्हाट इज इंट्रोड्यूस, मॉनसून पेट्रोलिंग इज इंट्रोड्यूस, व्हेन इंट्रोड्यूस शुड चेक द वर्क ऑफ पेट्रोलमैन एट नाइट once in a month either by train और पुश ट्रॉली और मोटर ट्रॉली। तो मॉनसून पेट्रोलिंग जब भी इंट्रोड्यूस हो जाएगी तो उनका वर्क पेट्रोलमैन नाइट में कम से कम एक बार, वर्क ऑफ पेट्रोलमैन एट नाइट वंस इन अ मंथ, ये देखना है, चाहे वो ट्रेन से हो, चाहे वो पुश ट्रॉली से हो या मोटर ट्रॉली से हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। हॉट वेदर पेट्रोलिंग, हॉट वेदर पेट्रोलिंग when introduced should check the work of patrolmen during daytime, preferably between 12 to 16 hours, once in a month either by train, push trolley or motor trolley। जब हॉट वेदर पेट्रोलिंग इंट्रोड्यूस हो गई है तो देखिए, मॉनसून पेट्रोलिंग रात में देखना वंस इन अ मंथ, और हॉट वेदर पेट्रोलिंग दोपहर में होगा। तो ये कहा है शुड चेक द वर्क ऑफ पेट्रोलमैन ड्यूरिंग द डे टाइम। तो तपती धूप का टाइम जब होगा तभी तो बकलिंग वगैरह होने के चांसेस, तो उसके लिए कहा है 12 से 16 के बीच में वंस इन अ मंथ करेंगे।
चाहे ट्रेन से करें, चाहे पोस्ट ट्रॉली से करें, चाहे मोटर ट्रॉली से करें। इसी तरीके से नाइट फुट प्लेट इंस्पेक्शन, नाइट फुट प्लेट इंस्पेक्शन, नाइट फुट प्लेट इंस्पेक्शन के बारे में भी क्या कहा जा रहा है, उसको भी वंस इन अ मंथ करना है। क्यों करना है, क्या मकसद है? टू चेक द alertness ऑफ गेटमैन, स्टेशन स्टाफ, पेट्रोलमैन, स्टेशनरी वॉचमैन, और इसी तरीके से जिस जिस भी व्हीकल में फुट प्लेट आप कर रहे हैं उसका ऑब्जर्वेंस ऑफ स्पीड लिमिट बाय लोको पायलट, लोको पायलट क्या स्पीड फॉलो करते हैं, विजिबिलिटी ऑफ सिग्नल्स, इंजीनियरिंग फिक्स सिग्नल्स, हेक्टोमीटर पोस्ट, राइडिंग क्वालिटी एटसेट्रा। नाइट फुट प्लेट इंस्पेक्शन सब चीज करना है, और इसके लिए टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया गया। नाइट इंस्पेक्शन कब होगा, तो ऑड आवर्स टू 4 आवर्स के बीच में होगा। इंस्पेक्शन शुड प्रेफरेबली बी डन बिटवीन ऑड आवर्स टू 4 आवर्स के बीच में करेंगे। आगे बात हो रही है ब्रिज इंस्पेक्शन की। ब्रिज इंस्पेक्शन की हम बात है, अब ये बात होगी आगे। तो क्या कहा जा रहा है, वंस इन अ ईयर आफ्टर मॉनसून, मॉनसून के बाद में साल में एक बार एएन ने ब्रिज इंस्पेक्शन करना है। क्या क्या होगा वो ब्रिजेस के अंदर, ऑल ब्रिजेस इंक्लूडिंग आरओबी आरयूबी, ठीक है, वो सब ब्रिजेस हुज कंडीशन वारंट स्पेशल अटेंशन टू बी इंस्पेक्टेड मोर फ्रीक्वेंटली। ये कहा गया यहाँ पर कि आरओबी आरयूबी के अलावा जितने भी ब्रिजेस हैं सब कुछ आप साल में एक बार इंस्पेक्शन आफ्टर मॉनसून करेंगे ये। लेकिन ऐसी ब्रिजेस जिसकी कंडीशन जो है स्पेशल अटेंशन चाहती है, वारंट स्पेशल अटेंशन, उसको मोर फ्रिक्वेंटली इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ये नहीं कहेंगे भाई मैनुअल में लिखा है साल में एक बार तो एक ही बार करेंगे। भाई अगर किसी की कंडीशन जो है परिस्थिति थोड़ी सी कमजोर है, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे आप उसको इंस्पेक्शन कर सकते हैं, एज पर द प्रोसीजर इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द इंडियन रेलवे ब्रिज मैनुअल। नेक्स्ट इज टनल्स। टनल्स का क्या है, वंस इन ईयर ये भी करना है, ऑल टनल्स बिफोर मॉनसून। देखिए दोस्तों, ये जो है ना इंटर चेंज करते हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टनल के और ब्रिजेस के, है कि नहीं। ये क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं अक्सर एग्जाम में, इनमें से एक क्वेश्चन आता ही है, या तो ब्रिज इंस्पेक्शन का पूछेंगे, या तो टनल का पूछेंगे, या फिर कटिंग को भी पूछ लेते हैं। टनल, ब्रिज और कटिंग, ये तीन चीजों में से एक क्वेश्चन आता ही है। तो ब्रिज का जैसे हमने बताया कि वो साल में एक बार ही करेंगे लेकिन आफ्टर मानसून करना है। टनल को वंस इन ईयर करेंगे लेकिन बिफोर मानसून करना है कि नहीं। अब टनल में क्या क्या चीजें देखनी है वो देख लेते हैं हम लोग। टनल्स देखना है, कंडीशन देखना, टनल्स ऐसी कटर है जिसकी कंडीशन वारंट स्पेशल अटेंशन, जैसे ब्रिज था वैसी है। टनल्स कंडीशन ऑफ विच वारंट्स special attention to be inspected more frequently as per the procedure and instruction given in Indian Railways Bridge Manual। सेम है जैसे यहाँ पे ब्रिज के लिए था, ऐसे यहाँ पर टनल के लिए का है। यानी ऐसे तो आमतौर पे साल में एक बार करेंगे, लेकिन अगर ज्यादा अगर उसमें कोई दिक्कत है, कुछ स्पेशल अटेंशन की जरूरत है, उसको मोर फ्रिक्वेंटली इंस्पेक्शन कर सकते हैं। RAW RAT के बारे में हमने पढ़ा था अभी। RAW RAT, रेलवे अफेक्टिंग वर्क्स एंड रेलवे अफेक्टिंग टैंक्स, एवरी ईयर बिफोर मॉनसून, मॉनसून से पहले हर साल करना है। किसके साथ करना है, जॉइंटली विद स्टेट अथॉरिटी एज पर द प्रोसीजर एंड वर्क्स एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन इन इंडियन रेलवेज वर्क्स मैनुअल। कटिंग की हम बात कर रहे थे अभी, तो कटिंग के बारे में भी देख लीजिए। कटिंग वंस इन ईयर, इसे भी करना है बिफोर ऑनसेट ऑफ मॉनसून। तो टनल और कटिंग का इंस्पेक्शन करीब करीब सेम है, सेम इन द सेंस साल में एक बार दोनों को करना है, और दोनों बिफोर मॉनसून करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा। नाउ कमिंग टू साइडिंग, प्राइवेट साइडिंग के बारे में बात हो रही है। प्राइवेट साइडिंग, कमिंग टू प्राइवेट साइडिंग, अगर हम आएंगे तो यहाँ पर प्राइवेट साइडिंग के बारे में क्या कहा गया है कि वंस इन ईयर, साल में एक बार प्राइवेट साइडिंग का भी इंस्पेक्शन एजेंट ने करना है। प्राइवेट साइडिंग का भी इंस्पेक्शन साल में एक बार करना है। नेक्स्ट इज लैंड वेरिफिकेशन। लैंड वेरिफिकेशन को क्या कहा, वंस इन ईयर एज पर द प्रोसीजर एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन इन इंडियन रेलवेज वर्क्स मैनुअल। लैंड वेरिफिकेशन साल में एक बार करना है एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन वर्क्स मैनुअल। इसी तरीके से साइड ड्रेन एंड कैच वाटर ड्रेन एंड ब्रिज वाटरवेज के बारे में क्या कहा, साइड ड्रेन, कैच वाटर ड्रेन एंड ब्रिज वाटरवेज वंस इन ईयर बिफोर ऑनसेट ऑफ मॉनसून, साल में एक बार मॉनसून स्टार्ट होने से पहले पहले इनका भी जो है इंस्पेक्शन करना है।
ऑफिस एंड स्टोर ऑफ एसएससीपी वे, अभी हमने पढ़ा था इसको, ऑफिस एंड स्टोर ऑफ एसएससीपी वे साल में एक बार। स्मॉल ट्रैक मशीन्स, इनका निरीक्षण, स्मॉल ट्रैक मशीन्स वंस इन 6 मंथ्स। और फिर अभी आपकी जो ट्रैक मशीन्स हैं, डिफरेंट ट्रैक मशीन्स ज्यादा उनके बारे में बात हो रही है, इनका इंस्पेक्शन ट्रैक मशीन्स। अब यहाँ पर इसको कैसा दिया इन्होंने, ये कुछ मशीनें जिनको उन्होंने फोर्टनाइटली कहा है, फोर्टनाइटली यानी 15 दिन में एक बार। क्या क्या है, टैंपिंग एक्सप्रेस, सीएसएम, डायनामिक ट्रैक स्टेबलाइजर, वर्कसेट टेम्पर, डियोमेट्रिक और वगैरह आपका जो होता है वो सब आगे, वर्कसेट टेम्पर, यूनिमैट, बीसीएम, एसबीसीएम, पीसीसीएम। बीसीएम एसबीसीएम यानी कि एफआरएम मशीन, पीसीसीएम यानी कि T28 पॉइंट एंड क्रॉसिंग चेंजिंग मशीन, टीएलई यानी पीक्यूआरएस एसक्यूआरएस, आरजीएम रेल ग्राइंडिंग मशीन एंड टीआरटी। इन सब का इंस्पेक्शन जो है फोर्टनाइटली करना है, यानी कि 15 दिन में करना है। ठीक है, इसका इंस्पेक्शन एएन है। इसके अलावा कुछ मशीनें यहाँ पे दी गई है, उसके बारे में क्या कहा, वंस ड्यूरिंग ए डिप्लॉयमेंट। इसमें कौन कौन सी मशीनें हैं, एमपीटी मल्टीपर्पज टैंपर, बीआरएम बरास रेगुलेटिंग मशीन, यूटीवी यूटिलिटी ट्रैक व्हीकल एंड ऑल अदर्स नॉट इंक्लूडेड अबव। ये ऊपर से जो छूट गए होंगे वो सब, वो जो है जब डिप्लॉय किया जाता है एक बार उसको, जब भी सब डिवीजन में मशीन आएगी डिप्लॉय किया, उस टाइम देखना है। फिर आगे कहा, इंस्पेक्शन शाल बी डन एज पर द आइटम्स एंड इंस्पेक्शन चेकलिस्ट गिवन इन आईआईटीएमएम। इंस्पेक्शन कैसा करेंगे, जो भी आइटम और इंस्पेक्शन चेकलिस्ट दी गई आईआईटीएमएम, उसके आधार पर इन ट्रैक मशीन्स का जो है इंस्पेक्शन किया जाएगा। एंड लास्ट वन इज वर्क्स ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आरवीएनएल, राइट्स, डीएफसीसीआईएन, कंसेशन एटसेट्रा। तो इसके लिए सिंपल क्या कहा है कि एज मच एज पॉसिबल ड्यूरिंग फुट प्लेट और ट्रॉली इंस्पेक्शन, जब भी फुट प्लेट कर रहे हैं या ट्रॉली इंस्पेक्शन करते हैं, अधिक से अधिक जो है इंस्पेक्शन करें। फिर आगे कहा, इंस्पेक्शन टू चेक quality of ongoing work and safety of the running trains on adjacent lines. Inspection to check quality of ongoing work and safety of the running trains on adjacent line, है कि नहीं, जो भी हमारा काम चल रहा है उसकी क्वालिटी को देखना, और उसकी वजह से कोई एडजेसेंट रनिंग लाइन के कोई सेफ्टी तो नहीं आप हैम्पर हो रही है, ये देखना। ठीक है, ओके, गॉट इट। तो ये सारे के सारे जो है इंस्पेक्शन का जो स्केड्यूल था एज पर हमारा वर्क्स मैनुअल, ये हमारा हो गया दोस्तों। अच्छा, यहाँ पर पूछ रहे हैं डब्ल्यूएसटी एंड पीसीसीएम। डब्ल्यूएसटी एक्चुअली देखिए, ये देखे ना, डब्ल्यूएसटी यानी वर्क साइट टेम्पर, इसका फुल फॉर्म में बता देता हूँ आपको। डब्ल्यूएसटी इज नथिंग बट वर्क साइट टेम्पर है, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म है वर्क साइट टेम्पर, जिसे आमतौर पर हमारे पास कौन सी डब्ल्यूएसटी, जिसे हम लोग डियोमेटिक कहते हैं ना, डियोमेटिक, ये आपकी वर्क साइट टेम्पर है। डियोमेटिक इज योर वर्क साइट टेम्पर, कि अगर आप डियोमेटिक का मॉडल का नाम भी देखेंगे तो उसके अंदर डब्ल्यू एस टी सो एंड सो समथिंग ऐसा कुछ मेंशन होता है। ठीक है, तो डियोमेटिक आपकी वर्क साइट टेम्पर हो गई। एंड पीसीसीएम यानी कि आपकी T28, पीसीसीएम यानी कि पॉइंट एंड क्रॉसिंग चेंजिंग मशीन, ये इसका फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ। हमारे पास जो मशीन चलती है T28, जो पूरा का पूरा टर्नआउट जो है बदली करने का काम करती है, T28, ये वही पीसीसीएम मशीन ही है। ठीक है, गॉट इट, ये हो गया, ओके। तो ये बाकी आप ट्रैक मशीन मैनुअल में पढ़ेंगे, तो हमने डिटेल में सब चीजें पढ़ी ही है, तो कुछ नई चीज नहीं है। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि नीचे कुछ नोट्स दिए गए हैं, ये जरा देख लो। ठीक है, व्हाट इज मेंशन, availability of a reasonable level of road access in the section is required for enabling substitution of trolley inspection by on foot inspection। क्या कहा जा रहा है, availability of a reasonable level of road access in the section is required for enabling substitution of trolley inspection by on foot inspection on some of the routes which would mainly be situated in ghat section, this condition may not get fulfilled। क्या कहा है, ये आप समझ रहे हैं ना बात को, क्या कहा है कि रोड एक्सेस होना चाहिए ट्रॉली इंस्पेक्शन को अगर ऑन फुट से करना है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ रीजनेबल लेवल ऑफ रोड एक्सेस इन द सेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर इनेबलिंग सब्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रॉली इंस्पेक्शन बाय ऑन फुट इंस्पेक्शन।
कुछ रूट्स ऐसे होंगे जहां पर ऐसी ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। ऑन सम ऑफ द रूट्स विच वुड मेनली बी सिचुएटेड इन घाट्स दिस कंडीशन मे नॉट गेट फुलफिल। फिर उसके लिए क्या कहा, ट्रॉली इंस्पेक्शन and on-foot inspection as per frequency for other routes would be followed on all such routes, even in the category of routes having speed above 100 kmph and multiple line routes. क्या कहा, ट्रॉली इंस्पेक्शन एंड ऑन फुट एज पर द फ्रीक्वेंसी फॉर अदर रूट्स वुड बी फॉलोड ऑन ऑल सच रूट्स। ऐसी जगह जहां पर जो है पैरेलल में जगह नहीं हो तो वहां पर अदर रूट्स की फ्रीक्वेंसी को जो है पे फॉलो करना पड़ेगा। These sections would be identified. अब ये सेक्शन जो है ये कौन तय करे, तो कहा है these sections would be identified and approved by principal chief engineer. And while identifying these sections, the lowest unit would be a complete section of an SSC PV in charge. ठीक है, ये कहा क्योंकि उसके अंदर क्या ब्लॉक सेक्शन के बारे में बात हुई है ना, एक ब्लॉक सेक्शन, तो क्या कहा, these sections would be identified and approved by principal chief engineer. And while identifying these sections, the lowest unit would be a complete section of an SSCPV in charge. ठीक है, ये एक पॉइंट हमारा होगा नोट 1, जो हमारा जो फूड इंस्पेक्शन का जो है ना पहला पॉइंट था उससे रिलेटेड है। आगे क्या कहा, इट वुड बी डिजायरेबल दैट इन द एब्सेंस ऑफ ट्रॉली, इट वुड बी डिजायरेबल दैट इन द एब्सेंस ऑफ ट्रॉली, अगर ट्रॉली नहीं है, UTV रेल बोन मेंटेनेंस व्हीकल supplement the movement by road utility vehicle. It would be desirable that in the absence of trolley, UTV or RBMV supplement the movement by road utility vehicle. This would be particularly useful for some of the work sites such as AT welding sites and for repairs in emergency. Availability of UTV RBMV would enable efficient utilization of the available manpower. Steps would be taken for early induction of UTV or RBMV on these routes. क्या कहा कि यूटीवी या आरबीएमवी जो अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा कि आपके लिए वर्किंग के लिए इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो जाएगा, अवेलेबल मैन पावर का सही यूज कर पाएंगे, जल्दी जल्दी मूवमेंट कर सकते, जैसे वेल्डिंग वगैरह करना है या कुछ इमरजेंसी रिपेयर वगैरह करना है ना, तो इन सब में काम आ जाएगा। दिस वुड बी पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर सम ऑफ द वर्क साइट सच एज एटी वेल्डिंग वर्क। की एटी वेल्डिंग में क्या होता है, बहुत ज्यादा सामान हुआ करता है, इसी तरह इमरजेंसी रिपेयर वगैरह का, तो ये कहा गया तो उसको जल्द से जल्द जो इंडक्शन करने की कोशिश की जाए। आगे क्या कहा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंस्पेक्शन एज पर शेड्यूल 1 and 2 would be decided by PC taking into consideration availability of infrastructure for required mobility. Till the time inspection as per schedule 1 and 2 is implemented, inspection would be done as per the schedule under 1 second for all the routes. क्या कहा गया, ये मैं 1-1 और 1-2 2-1 क्या, ये मैं बता देता हूँ आप लोगों को। शुरुआत हम लोग पढ़ा था ना, देखिए ये 1-1 ना एंड 1-2, ये इसके बारे में बात चल रही है। ठीक है, ये यानी कि आपका रूट्स हैविंग स्पीड अबव 110 kmph मल्टीपल लाइन रूट्स ये, और दूसरा अदर रूट्स। तो ये यहाँ पर कहा है कि जब तक उसकी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो जाती है ना, तो क्या कहा है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंस्पेक्शन एज पर शेड्यूल 1-1 वुड बी डिसाइडेड बाय पीसी टेकिंग इनटू कंसीडर अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिक्वायर्ड मोबिलिटी। और जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो एज पर आपका जो है 1-2 एंड 2-2 यानी अदर रूट्स को हैज टू बी फॉलोड। ठीक है, फिर आगे क्या कहा, फॉर पर्सनल सेफ्टी ड्यूरिंग ऑन फुट इंस्पेक्शन, जब भी ऑन फुट इंस्पेक्शन कर रहे हैं, फुट इंस्पेक्शन कर रहे हैं, पैदल इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो इंस्पेक्टिंग ऑफिशियल्स along with their assistants should be accompanied by additional trackmen or trackmen specially to alert officials from approaching train and have proper personal protective equipment which needs to be prescribed. क्या मतलब है कि जब सेक्शन में ऑन फुट इंस्पेक्शन कर रहे हैं, रन थ्रू लाइन है, गाड़ियां आ रही जा रही है, तो जब भी इस प्रकार का इंस्पेक्शन करेंगे तो इंस्पेक्टिंग ऑफिशियल और उनके जो असिस्टेंट होंगे, भाई मेजरमेंट वगैरह करना है, कुछ देखना दाखना है, कुछ असिस्टेंट भी लगेंगे उनको, उन सब के लिए एडिशनल ट्रैकमैन या ट्रैकमैन्स को डिप्लॉय किया जाए, अकंपनी किया जाए, ताकि जब ये इंस्पेक्शन करते होंगे तो इनकमिंग ट्रेन के बारे में they will alert officials ना, to alert officials from approaching train। और साथ ही साथ में ये भी कहा है कि जितने भी लोग होंगे they should have PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होने चाहिए। ठीक है, ताकि इनकमिंग ट्रेन जो है जो ड्राइवर को पता चलेगा कि भाई कोई वहां पर
काम कर रहा है, क्योंकि डे टाइम में भी ये डे टाइम में भी जो है रिफ्लेक्टिव कलर की जैकेट्स होती है, दूर से दिखाई दे जाती है। एंड अगर रात का समय तो रेट्रो रिफ्लेक्टिव टिप्स होते हैं, तो वो ग्लो होते हैं ट्रेन के जो है हेडलाइट से, है कि नहीं। तो ये यहाँ पर कहा है, दे शुड ऑल्सो कैरी अप्रोचिंग ट्रेन वार्निंग सिस्टम ना, एक हूटर सॉर्ट ऑफ कुछ अरेंजमेंट हो ताकि जो है वार्न कर दिया जाए, समथिंग ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। Zonal railways should prioritize its availability for higher speed routes and घाट सेक्शन। घाट सेक्शन में क्योंकि मार्जिन होता नहीं कहीं मूव ऑन होने के लिए, और हायर स्पीड रूट्स में गाड़ियां बड़ी तेजी से आती है तो मौका मिलता नहीं है, तो इसलिए कहा है कि अप्रोचिंग ट्रेन वार्निंग सिस्टम के लिए कुछ जोनल रेलवे को कुछ अरेंजमेंट करना है। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पुश ट्रॉली शैल प्रोग्रेसिवली बी रिप्लेस्ड विथ रेल कम रोड इंस्पेक्शन व्हीकल, दैट इज RCRIV। इंस्पेक्शन बाय आरसीआरबी वुड बी डन अंडर ब्लॉक प्रोटेक्शन। पुश ट्रॉली को धीरे धीरे खत्म करना है और उसको रिप्लेस किससे करना है, इट हैज टू बी रिप्लेस बाय रेल कम रोड इंस्पेक्शन व्हीकल, जिसे RCRIV हम कहते हैं। और क्या कहा है, जब भी RCRIV चलाई जाएगी तो अंडर ब्लॉक प्रोटेक्शन चलाई जाएगी, ठीक है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड इंस्पेक्शन बाय ड्यूटीज ऑफ assistant divisional engineer. The next part, as you can see, is duties of senior section engineer PVA in overall charge, which would be discussing in the upcoming lectures. Okay, thank you.